ये जो हवाबाजी बनी हुई थी ना पिछले कई सालों से कि इजराइल तो टेक्नोलॉजिकली ये है, भाई तुम्हारे पास आयरन डोम तुम्हारा नहीं, पैट्रियट मिसाइल तुम्हारे नहीं, फाइटर्स तुम्हारे नहीं, और तो और आईडीएफ में बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो अमेरिका या यूरोपीय देशों के नागरिक हैं। बिल्कुल। तो भाई तुम कौन से ताकत के चीज हो? दुनिया में कोई भी ऐसी राजधानी नहीं है जहां पर यह माना जाता हो कि नई दिल्ली हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। मुझे जो सबसे जो डर है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पे जो हमारे डैमेज है वो लॉन्ग टर्म डैमेज है। क्वाड आप बना के समुद्र में चाइना को घेर रहे थे, जिसके साथ प्लान बना रहे थे अमेरिका के साथ, उसी ने हमारे लोगों को मार दिया और एक शब्द नहीं। सारे जितने प्रेसिडेंट हुए अमेरिका में, सब पे जायनिस्ट लॉबी का, इजरायली लॉबी का दबाव रहा। जिमी कार्टर की किताब आई 2006 में, उसमें उन्होंने लिखा कि आईपैक वो बहुत भारी लेवल पे अमेरिकी राजनीति पर हावी है, और उन्होंने ये भी लिखा है अमेरिकी राजनेता इजराइल की आलोचना इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें चुनाव हारने का डर रहता है। ट्रंप को भी उसने गोली दिया था ना, हाँ, कि अरे 2-4 दिन की बात है, कहानी खत्म। वो हमारे साहब को भी गोली दी गई थी, पहुंच गए थे पहले, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और कहा था उसी समय। देखिए, अगर इनको गोली नहीं दी गई थी तो अली खामनेई की मौत के एक हफ्ता बाद क्यों विदेश सचिव गए? वो तो तेल जब कम पड़ने लगा तब गए। इजराइल को कंट्रोल करना अमेरिका का काम है, हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना ईरान का काम है। कौन किसको कंट्रोल करता है? इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है कि अमेरिका इजराइल को कंट्रोल करता है? अगर आप मानते हैं इस बात को, जो इजरायली सपोर्टर्स कहते हैं कि ओ माय गुडनेस, मोसाद की क्या भाई साहब क्या कैपेबिलिटी है, तो मोसाद की कैपेबिलिटी अगर फलस्तीनी लीडरशिप को मारने की है, हिजबुल्लाह के लीडरशिप को मारने की है, हमास को या और दूसरों को मारने की है, तो कनेडी तक बात आते आते सांप क्यों सूंघ जाता भाई? तो अभी तक ईरान की क्या छवि थी? मस्जिद होता है, लोगों के घर होते हैं, और औरतें जो है पूरी ढकी होती हैं, आदमी नालायक है, बिल्कुल, और एक गरीब देश है, और ये सुबह शाम ये लोग जो है बस इनका नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, मुहर्रम करना है, ये बस हो गया, यही था। ये जो तुम फोटो लगा रहे हो सोशल मीडिया पे, तेहरान यूनिवर्सिटी की लड़कियां जा रही हैं, बिकनी पहन के औरतें नहा रही हैं, तुमको बिकनी पहन के और हाफ स्कर्ट का ही फोटो दिखता है। काबुल यूनिवर्सिटी में वही दिखता है तुमको, मतलब और चीजें भी तो दिखाओ। बिल्कुल, कि दुनिया के इतिहास में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उन लोगों ने भी उतनी बड़ी पार्टी नहीं दी होगी जो परसेपोलिस में राजा साहब पहलवी ने दी। तो इनको हमेशा दुश्मन चाहिए, जब दुश्मन नहीं होता तो ये दुश्मन इन्वेंट करते हैं। अब पढ़ने लिखने का और ये सब सोशल मीडिया, ये सब संसाधन होने का ही फायदा है कि अब हमें पता है कि बिन लादेन भी इन्हीं का था, इस्लामिक स्टेट इन्हीं का था। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पॉडकास्ट की जो श्रृंखला हमने शुरू की है, जिसको मैं तो बातचीत ही कहता हूं, वो हर संडे को आप देख रहे हैं, और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अलग अलग विद्वानों से बात करने की हमारी कोशिश होती है। और इस समय जब साइन हो चुका है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान और अमेरिका के बीच में, जब एक जंग जो वर्ल्ड वार जैसी बदलती हुई लग रही थी एक वक्त में, वो फिलहाल ख़त्म हो गई है। फिलहाल पर मेरा जोर है, बाकी प्रकाश भाई बताएंगे। तो हमने ना केवल इस वार पे बल्कि मिडिल ईस्ट का अपना इतिहास, मिडिल ईस्ट दुनिया से कैसे जुड़ा हुआ है, ईरान वार क्यों हुआ, क्यों ईरान लगातार सैंक्शन में है, इजराइल का क्या रोल है मिडिल ईस्ट के अंदर और दुनिया के अंदर, और अमरीका और जाने क्या क्या, प्रकाश भाई जो बताएंगे सुना जाएगा। हमने बुलाया हुआ है प्रकाश भाई को। प्रकाश भाई से हमारे दर्शक कम से कम बहुत कायदे से परिचित हैं, लगातार इंटरनेशनल इश्यूज पर हमारे यहाँ आते रहे हैं। स्वागत प्रकाश भाई। बहुत धन्यवाद। कोई सवाल नहीं, सीधा कमेंट। जो चल रहा है सब तमाशा, आप कैसे देख रहे हैं? आराम से लंबा कमेंट हमें चाहिए, क्योंकि यहीं से सवाल निकलेंगे। देखिए, अमेरिका हो, ईरान हो, दुनिया के बाकी देश हों, हम लोग हैं, सब कोई भुगत रहा है इस क्राइसिस को। बिल्कुल, तो सबकी इच्छा है। तो वो उस अगर पॉजिटिविटीज के साथ में जाऊं तो मैं कहूँगा कि इस बार डील जो है कुछ रियल लग रही है। ओके, क्योंकि आप बहुत पेसिमिस्ट रहे हैं इस तरह की डील्स को लेकर, इस तरह की जो बातें होती रही हैं, मैं लगातार आपको फॉलो करता हूं, तो काफ़ी पेसिमिस्ट रहे हैं शायद वहाँ के इतिहास को देखते हुए। वहाँ का इतिहास भी और जो इजराइल का रवैया है, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की अपनी अनसर्टेनिटी है, किसी भी मतलब पॉलिसी में आप ले लीजिए, सिर्फ इसी मामले में नहीं। तो आप कहाँ, किस बेसिस पर आप उम्मीद लगाएंगे कि भाई चीज़ें हो सकती हैं? रोज़ तो हफ्ते में आज बोलेंगे कि डील होगी, कल बोलेंगे कि बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तो फिर
तो लेकिन इस बार लग रहा है कि लेकिन डिफिकल्ट पहलू ये नहीं है कि डील होना, वो शुरुआती मामला है। अब इसको अमेरिका मैनेज कैसे करेगा, इसको दो चीजें हैं। इजराइल को कंट्रोल करना अमेरिका का काम है, हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना ईरान का काम है जी। तो ये दोनों पक्ष इसको कैसे मैनेज करेंगे, कितनी ईमानदारी से, कितनी गंभीरता से, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये पहलू है। लेकिन फिलहाल एक कम से कम थोड़ी राहत की बात है। तो पहला मेरा कमेंट यही है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है और मुझे लगता है कि ये सस्टेन करना चाहिए। लेकिन अगेन आपने देखा कि इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि भाई हम तो मानते ही नहीं इसको, तो वो चीज़ फिर से कहीं क्राइसिस को ना जन्म दे दे। अच्छा, आपने कहा उसमें, मैं जस्ट ये सवाल की तरह नहीं, एक उसकी तरह चाहता हूँ, कौन किसको कंट्रोल करता है? इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है कि अमेरिका इजराइल को कंट्रोल करता है? जिस तरह से जो केंट ने जॉब छोड़ने के बाद बयान दिए हैं, और जो केंट आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो कोई चलता फिरता पत्रकार नहीं है, वो बहुत अंदर घुसा हुआ है, मिडिल ईस्ट में रहा है और ट्रंप के बहुत करीबियों में था। ट्रंप काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस के चीफ थे वो। हाँ, तो बहुत अंदर के आदमी हैं। तो वो जिस तरह से लगातार इजराइल पे हमले कर रहे हैं और जिस तरह से इशारे कर रहे हैं कि असल में इजराइल कंट्रोल कर रहा है, तो बस वहीं से मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि क्या लगता है कौन किसको कंट्रोल कर रहा है और कहाँ तक घुसा हुआ है इजराइल अमेरिका में? इजराइल जो है 60s में कोल्ड वार जब पीक पर है, उस समय जब 67 वाली जो वार हुई थी अरब देशों में और इजराइल के बीच, तो सेकेंड अरब इजराइल वार, जिसको सेकेंड अरब, हाँ, तो उस समय अमेरिका को यह एहसास हुआ। उस समय सीरिया और मिस्र की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला किया था। उस समय अमेरिका को एहसास हुआ कि इजराइल जो है स्ट्रेटजिक एसेट हो सकता है हमारा, और है। नहीं होगा तो यहाँ पे सोवियत यूनियन का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नासिर हों या सीरिया में जो हुकूमत थी, असद के बाप हों जो उस समय थे, तो ये लोग थोड़ा प्रो रशियन थे, प्रो यूएसएसआर थे। और साथ ही ये भी हो रहा था ना कि उसी समय बाथ नेशनलिज्म बढ़ रहा था, अरब नेशनलिज्म बढ़ रहा था, जिससे सद्दाम बाद में निकल के आते हैं। सद्दाम निकल के आते हैं, ये भी निकल के आए, गद्दाफी भी निकल के आए, बेन अली का भी ट्यूनीसिया में वो क्लेम था, हालांकि वो अलग एक कहानी है। तो अमेरिका को लगा कि अगर ये सारे अरब नेशनलिस्ट हो जाएंगे तो जो मेरा इंटरेस्ट है इस खित्ते में, और जो गल्फ मोनार्कीज आज के डेट में हमारे पहलू में है, तो उसका क्या होगा? एनर्जी तो था ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला उस जमाने में, तो और ज़्यादा। हाँ, और देखिए हम लोग, आप तो खैर खुद ही इतिहासकार हैं, कि इतिहास में हम ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि मामला यहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल, वो हम सहूलियत के लिए बात करते हैं कि भाई एक रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए। तो वेस्ट का जो इंटरफेरेंस है अरब वर्ल्ड में, वो कोई आज का तो है नहीं, वो सदियों क्या, मतलब वो मिलेनियल्स में जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन चूंकि ये वाला जो पार्ट है जो आपने पूछा कि दोनों में से कौन एक दूसरे को कंट्रोल करता है, ये शुरुआत होती है 67 के उस वार से, जब अमेरिका को सीरियसली रियलाइज होता है, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा, मिडिल ईस्ट हाथ से निकल जाएगा। और ऑलरेडी सोवियत यूनियन लेफ्ट बहुत वो था, जो फलस्तीनी रेडिकल्स थे, रेजिस्टेंस थे, उसमें लेफ्ट का बहुत था। इवन इजराइल के अंदर लेफ्ट की ठीक ठाक ताकत थी बिल्कुल जमाने में। इनफैक्ट वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे हाँ। जो शुरुआती जायनिस्ट, तो और सेकुलर भी कहते थे। दुर्भाग्य है कि मतलब, तो वहाँ से मामला शुरू हुआ। लेकिन सारे जितने प्रेसिडेंट हुए अमेरिका में, सब पे जायनिस्ट लॉबी का, इजरायली लॉबी का दबाव रहा, और वो दबाव इतना कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था कि इन लोगों ने ऑफिशियली ये बात कही है, ऑफिशियली बोला है कि ये क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए रिचर्ड निक्सन के टेप्स मौजूद हैं हमारे पास, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कि वो यहूदियों को नस्ल भेद के लेवल तक जाके वो हिट करते थे और बोलते थे कि इनकी लॉयल्टी जो है वो इजराइल के साथ है, ना कि अमेरिका के साथ है, जो अमेरिकन यहूदी थे। हाँ,
और उन्होंने एक ऑर्डर दिया था अपने स्टाफ को कि तुम लोग यहूदियों को वो व्हाइट हाउस में मत रखो, एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मत दो। आपको पता है कि हेनरी किसिंजर उनके संकट मोचक हुआ करते थे, हर क्राइसिस वही मैनेज करते थे, वो भी यहूदी थे। उनके बारे में भी बोल रहे थे कि इसकी लॉयल्टी पे मुझे डाउट है। निक्सन ने कहा, ऑफिशियल है ये। अच्छा, उनके टेप्स हैं, उनकी आवाज में। व्हाइट हाउस में तो आप जानते हैं ना कि वो सब टेपिंग होती है और बाद में एक समय के बाद उसको डिक्लासिफाई किया जाता है। जिमी कार्टर की किताब आई 2006 में, उनका संस्मरण जैसा है। उसमें उन्होंने लिखा कि आईपैक एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी होती हैं वहाँ पे, जो बहुत सारे लोग मिलके फंड क्रिएट करते हैं, इवेंट कराते हैं और किसी कैंडिडेट के बिहाफ पे वो अखबारों में और टेलीविजन पे और सोशल मीडिया में एड्स देते हैं। बिल्कुल, जो कि कैंडिडेट खुद नहीं खर्चा कर सकता, तो चलिए हम कर देते हैं। वो सबसे बड़ी इजरायली लॉबी, एक तरह से फाइनेंस करते हैं वो। और एक लॉबी है अमेरिकन, एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अमेरिकन क्रिश्चियंस फॉर इजराइल, ऐसा कुछ करके है, जो क्रिश्चियन जायनिस्ट है। हाँ, जो क्रिश्चियन जायनिस्ट है। तो ये दो लॉबीज हैं वहाँ पर इम्पोर्टेंट। आईपैक के बारे में लिखा है। और देखिए, जिमी कार्टर को दुनिया के लेवल पे एक बहुत सम्मानित नज़र से देखा जाता है, सम्मान की नज़र से देखा जाता है। बड़े भले आदमी, भले उनकी प्रेसिडेंसी जैसी भी रही, उसी समय रिवॉल्यूशन हो गया और वो दूतावास पर कब्जा कर लिया, उसी के चलते छोड़ना पड़ा, हार गए। और हार ही नहीं गए, उसमें भी आऊँगा कहानी। रोनाल्ड रीगन के कैंपेन की तरफ से ये मैसेज गया उनको कि कुछ हम लोग ले दे कर देते हैं, और आगे तो हम लोग को रिलेशन बनाना ही है, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा करो कि इलेक्शन तक मत छोड़ो। ये ऑन रिकॉर्ड है ये। और बहुत सारे लोग लॉबिंग भी कर रहे थे, हेनरी किसिंजर का भी नाम आता है उसमें। तो हुआ ये कि ईरान ने नहीं छोड़ा और ये मुद्दा बन गया बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और उसी में क्या हुआ कि जिमी कार्टर ने अपने वो भेजे, सैनिक भेजे, पैराट्रूपर्स भेजे। वो फ्लॉप हो गया, वो कई सैनिक मारे गए, हेलीकॉप्टर बर्बाद हुए, सब कुछ हुआ। रोनाल्ड रीगन जीत गए। जिस दिन वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उस दिन छोड़ दिया। उसके 1 मिनट के बाद खबर आ रही है कि ये लोग तीसरे किसी देश में पहुंच गए हैं और वहां से ये बहुत जल्दी अपने देश में वापसी कर रहे हैं। तो इस लेवल पे खेला हुआ है। एनीवे, उन्होंने लिखा कि कार्टर ने लिखा कि आईपैक जो है वो बहुत भारी लेवल पे अमेरिकी राजनीति पर हावी है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अमेरिकी राजनेता इजराइल की आलोचना इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें चुनाव हारने का डर रहता है। जिमी कार्टर से आगे बढ़े हम लोग। रोनाल्ड रीगन के सामने जब तस्वीरें दिखाई गई बेरूत की, जब 1982 का जो ये इजरायलियों का जो उत्पात था, तो उसमें एक तस्वीर खासकर ऐसी थी जिसमें एक बच्चा है, जो गाजा में हम लोग हजारों तस्वीरें देख चुके हैं, जिसमें उसके दोनों हाथ जो हैं बारूद से उड़ गए। उसको देख के रोनाल्ड रीगन बोले कि ये तो जेनोसाइड है, ये तो जनसंहार है। और फिर उन्होंने जो करना था उन्होंने किया। आगे आप आइए, बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, अगेन आईपैक के बारे में बात की, इजराइल के इन्फ्लुएंस के बारे में बात की। और भले उन्होंने इजराइल को बहुत कुछ दिया, जो जैसे हम लोग आयरन डोम की बात करते हैं, ये सब उन्हीं के टाइम में मिला, बहुत पैसा दिया उन्होंने, लेकिन उनके संबंध भी खराब हुए थे। उनका भी नेतन्याहू से बहुत खटपट चल रहा था, बोलाचाली तक बंद हो गई थी, ये स्थिति आ गई थी। उन्होंने ईरान से भी अच्छी डील की थी, जैसे वाली अच्छी डील थी, बढ़िया डील, और इजराइल की आपत्ति के बावजूद की थी। बिल्कुल। तो मैं इसलिए ये आपको इधर ले गया। लेकिन इसमें एक नाम आपको और जोड़ना पड़ेगा, और उस पर आगे मैं सवाल पूछूंगा, जॉन एफ कैनेडी, क्योंकि वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उस पर कर लेंगे, आगे बात कर लेंगे। बिल्कुल, वो भी है। और वो बहुत नाराज थे कि तुम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हमें बताओ। और चोरी करके सब कुछ हुआ किया ना इन्होंने। देखिए, ये जो हवाबाजी बनी हुई थी ना पिछले कई सालों से, उनका जो हसबरा कैंपेन जिसको कहते हैं, इजरायली प्रोपेगेंडा,
कि इजराइल तो टेक्नोलॉजिकली ये है, इजराइल तो, भाई तुम्हारे पास आयरन डोम तुम्हारा नहीं, बिल्कुल पैट्रियट मिसाइल तुम्हारे नहीं, बिल्कुल, फाइटर्स तुम्हारे नहीं, जो मिसाइलें गिर रही हैं वो तुम्हारे नहीं, न्यूक्लियर बम जहाज चोरी से बनाया। हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हैं वो तुम्हारे नहीं। हाँ, तो और आईडीएफ में बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो अमेरिका या यूरोपीय देशों के नागरिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई तुम कौन से ताकत के चीज हो? इकोनॉमिक तुम्हारी क्या है बताओ? आपने कहा कि अरे खेती की ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने कर दी है, तो अगर आपने पानी का इतना ही सुंदर इस्तेमाल करना बताया है, किया है, तो फिर फलस्तीनियों के हिस्से का पानी आप क्यों चुरा रहे हैं? उस पर करेंगे बात, वो राष्ट्रपति वाली बात पूरी कीजिए। तो रह जाएगी। ये इनका फालतू का प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा, ये बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा आपके मोबाइल में कोई जासूसी करने के लिए, आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जो बिल्कुल। आज के डेट में बच्चों का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे अधिक कुछ नहीं। चूंकि अनैतिक है इसलिए बहुत जगहों पर नहीं बनाया जाता। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे मसला ये है कि इजरायली लॉबी का पैसा, क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। अभी जैसे आपने देखा कि जो व्यक्ति टिकटॉक, जिसने अमेरिका का टिकटॉक खरीदा, जिनके अंडर में सीबीएस है, जिनके अंडर में हॉलीवुड के कई वो हैं, स्टूडियोज हैं, बड़े स्टूडियोज, वो आदमी आईडीएफ का सबसे बड़ा फंडर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप इनको ले लें, ये जो पेपाल माफिया है, जो ये टेक्निकल सिलिकॉन वैली के जो हीरोज जो सपोर्ट कर रहे हैं नेतन्याहू को, इलॉन मस्क तो गए, पहुंच गए वहां पे। एनवीडिया के चीफ ने कहा कि वी लव इजराइल। पलंतीर और एंथ्रोपिक की बात अभी हो रही है, ये लोग तो बाकायदा टेक्नोलॉजी से मदद कर रहे हैं। गूगल अमेजन के जो डेटा सेंटर हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल। और वैसे तो जो पोर्न साइट्स हैं हमारे यहाँ के सबसे समय, वो भी जो है ज़ायनिस्टों के ही उसमें है, अगर देखा जाए तो। पूरे दुनिया में जितनी बड़ी पॉर्न साइट्स हैं सारे उनके द्वारा कंट्रोल, सारे। बिल्कुल। जो टॉप की मैं बात नाम नहीं लेंगे, लेकिन ठीक है। हाँ। और अब आप फिर बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए। अभी इनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लटनिक, उनका जो अभी कारोबार है, जो अभी उन्होंने अपने बच्चे को दे दिया क्योंकि वो सेक्रेटरी बन गए, कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वहाँ के, कि जो टैरिफ लगाया ट्रंप ने उसको वापस देना है क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया कि ये गलत था। तो इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए आपने $200 का टैरिफ चुकाया था, तो वो बैंकर आपके पास गया, बोला कि ऐसा है कि वापस होने का तो चांस है नहीं, तुम क्यों बैठे हुए हो, तो ये $200 का जो स्लिप है ये मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें ₹25 ₹50 दे देता हूँ। और अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसको तो पूरे $200 मिले। और आपने देखा एप्स्टीन फाइल में भी उस आदमी का क्या नाम और सारा कुछ है। बिल्कुल। तो ये पूरी जो लॉबी है ये निश्चित रूप से अमेरिकन पॉलिटिक्स को, पॉलिसी मेकिंग को, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अमेरिका में, अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेंडिंग है जिसमें इफेक्टिवली दोनों आर्मीज का और पार्टिकुलरली इंटेलिजेंस शेयरिंग का बिल्कुल वो प्रावधान उसमें है। और उसका अमेरिका में विरोध भी अपने तरीके से हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है उसका। लेकिन दिक्कत वही है ना कि अब अगर आप विरोध ज्यादा करेंगे तो आईपैक से आप पैसा देना बंद कर और देगा। आईपैक का प्रभाव दोनों पार्टियों में है, ऐसा नहीं कि वो रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स में भी है। बिल्कुल। और अभी क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता जो है बहुत कम है, घटी है, खासकर ईरान वार, गाजा वगैरह को लेकर। इसके बावजूद जो वो रिपब्लिकन पार्टी से जिन कैंडिडेट्स को इंडोर्स कर रहे हैं वो जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईपैक का मामला है। आप सोचिए रिकॉर्ड बन रहे हैं वहाँ, जो हाउस की सीटें हैं, सीनेट की सीटें, रिकॉर्ड बन रहा है। $30 मिलियन, $35 मिलियन, ह्यूज रकम होती है। बिल्कुल। तो एक तो ये है कि निश्चित रूप से वो एक प्रभाव है। और चूंकि लाइफ में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो लोग प्रो इजरायली हैं तो ऑफिशियली कॉर्पोरेट हो गया, तीन ट्रिनिटी हैं, प्रेस हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, 3 ट्रिनिटी अमेरिका में है। एक मीडिया, हॉलीवुड, एक है सिलिकॉन वैली और एक है वॉल स्ट्रीट। ये 3 चीज़ें कंट्रोल करती हैं। लोग कहते हैं कि बाकी देशों में कॉर्पोरेट होते हैं, अमेरिका कॉर्पोरेट का ही देश है। तो और ये स्टोरी बहुत पहले जाती है, जो अमेरिका में फेडरल रिजर्व का 1913 में बना, 2 भाइयों ने मिलजुल के उसमें इन्वॉल्व रहे, वो उधर से उनको
जर्मन्स को फंडिंग कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बोल रहा हूं। और दूसरी तरफ वो जो है इनको फंड कर रहे हैं। दोनों तरफ फंडिंग चल और वैसे तो इजराइल को बनाया ही बैंकर ने था। और कौन नहीं जानता है रोथस्चाइल्ड फैमिली का क्या हिस्ट्री है, 200-300 साल का। उन्हीं के नाम से डिक्लेरेशन आया था। हाँ, वो बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है उन्हीं के नाम से आया था। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों में कौन किसको कंट्रोल करता है, क्योंकि अमेरिका के लिए मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था प्रकाश भाई कि अगर मान लीजिए लेबनान वाला जैसा मसला है, इनके अटैक का मसला है, या जैसे समझौता ये हुआ है कि किसी भी सारी फ्रंट पे लड़ाइयाँ रोकनी पड़ेंगी, बेन ग्वेर कह रहा है कि हमारे ऊपर नहीं लागू होता है, नेतन्याहू कह रहा है हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, वो राष्ट्रवाद का अपना कंपटीशन है वहाँ भी क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो अमेरिका किस हद तक कंट्रोल कर सकता है, ये मैं समझना चाह रहा था। देखिए, बाकी जितनी भी बातें हैं, अमेरिका के लिए इजराइल कितना इंपॉर्टेंट है या इजरायली लॉबी कितनी प्रभावशाली है, ये दोनों बातें तो हैं। लेकिन अगर अमेरिकी लीडरशिप चाहे, डोनाल्ड ट्रंप चाहे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, तो सिंपली उसको करना है कि नेतन्याहू को सिर्फ ये बता देना है साफ साफ कि आपको लड़ना है, आप बेशक लड़िए, हम इसमें आपको रोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम हमसे सपोर्ट नहीं करेंगे, मदद की उम्मीद मत जैसे 12 रोजा वाली में हुआ था शुरुआत में। और देखिए, ट्रंप को भी उसने गोली दिया था ना, हाँ, कि अरे 2-4 दिन की बात है, कहानी खत्म। और इन्होंने स्ट्रेटजी भी ऐसी बनाई, इसीलिए शुरुआत में ही आपने देखा कि लीडरशिप को साफ किया गया। तो इनको लगा था कि कहानी हो जाएगी। मिनाब वाला भी इनके पास इंटेलिजेंस की गड़बड़ी थी, वरना अपने हिसाब से इन्होंने आर्मी का पूरा एक बेस खत्म किया था। वहाँ आर्मी का बेस हुआ करता होगा पहले, वो भी हो सकता है। अच्छा, ये जो गोली दी गई थी वो भी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें मेरी राय दूसरी है। हाँ, मिनाब को लेके, क्योंकि मैं इन लोगों को जितने समय से फॉलो कर रहा हूँ, एक पैटर्न देख रहा हूँ, और खासकर जायनिस्टों में, कि ये लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस देते हैं। अच्छा, तो मेरा मानना ये है कि वो एक तरीके का ह्यूमन सेक्रीफाइस था। अच्छा, जो गोली वाली आप बात कर रहे थे, वो हमारे साहब को भी गोली दी गई थी, पहुंच गए थे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और देखिए, अगर इनको गोली नहीं दी गई थी तो अली खामनेई की मौत के 1 हफ्ता बाद क्यों विदेश सचिव गए? वो तो तेल जब कम पड़ने लगा तब गए, जब उसने बंद कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब 6 दिन तक इंतजार हुआ कि अब रिजीम पलटे, अब रिजीम पलटे, अब रिजीम पलटे। जब क्लियर हो गया नहीं पलटेगी तो फिर। और जबकि सर, नॉर्मल बात होती है कि आप किसी भी देश का लीडर मरा है, हेड ऑफ द स्टेट थे, हेड ऑफ द स्टेट हैं, और उनको दुनिया में एक बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है जो उनको अपने लीडर, रिलीजियस लीडर के रूप में देखती है, रहबर आजम मानती है। हाँ, तो आपको एक लाइन का ही तो स्टेटमेंट होता है। हाँ, कि हमें बहुत दुख हुआ। आप ये नहीं लिखते कि कौन मारा, क्या किया। इजराइल का नहीं नाम लेते, अमेरिका का नाम नहीं लेते भी कहाँ है, लेते भी कहाँ है। पहले चाइना का नहीं लेते थे, अब किसी का नहीं लेते। अब तो पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जाता, वो अलग मामला है। हाँ, तो नाम नहीं लेते, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ईरान का भी नहीं लेते, बल्कि ये कह देते कि मिस्टर अली खामनेई का जिस तरीके से देहांत हुआ, ये हमारे लिए दुखद है और हम अपना कंडोलेंस देते हैं। बस एक लाइन की बात थी, खत्म थी, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना था। लेकिन ये इनको, और इस चीज को लेके डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड तो है कि यार तुमने ये, क्योंकि वो आदमी तो बुली है, उसको तुरंत विक्ट्री आप उसके समर्थक थे? नहीं, मैं समर्थक नहीं था। मैं ये कह रहा था जी कि हम गाजा देख रहे थे, हम बाकी अमेरिकी पॉलिसी देख रहे थे, उनके डेमोक्रेट पार्टी जो हरकतें कर रही थी वो देख रहे थे, कमला हैरिस के बयान पढ़ रहे थे। तो ये लोग जब आए कैंपेन लेकर अपना, डोनाल्ड ट्रंप, और ऐसा लग रहा था उस चुनाव में कि लॉयल्टी कंपटीशन हो रहा है कि हम ज्यादा लाए हैं, हम ज्यादा लाए। एग्जैक्टली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बार बार बात कही कि हम रूस यूक्रेन रुकवाएंगे, वार नहीं शुरू करेंगे, हम चाइना से अच्छा डील करेंगे, हम एक नया दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे, नो न्यू वार, ये उन्होंने स्लोगन दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनसे सवाल भी पूछे गए इस पर। हाँ, झूठ बोल दिया उसमें, हमने नहीं कहा था। अब आप मेरे सामने आए कैंडिडेट बन के, और मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ या इंडियन सिटीजन हूँ, हमारे यहाँ जैसे कैंडिडेट आ रहे हैं, अब बस में बैठ के आप जीत गए, पूरी पार्टी ही बस में जाकर उधर चल जा रही है, तो अब उसका कोई क्या करेगा? क्या करेगा? मैं अगर आपसे ही पूछूं कि भाई आप तो इनको थोड़ा पॉजिटिवली देख रहे थे, वो तो उधर चले गए। होता ही है कि सबके साथ धोखा हो रहा है। एग्जैक्टली। भाई सयोनी इतना बढ़िया गाना गा रही थी और सेकुलरिज्म की बात कर रही थी कि हम लोग को लग रहा था कि ममता बनर्जी के बाद ये अगली लीडर की तरह से उभरेंगे, ममता जी बूढ़ी हो गई हैं। अब आप तो डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग इसलिए थोड़ा सा देख रहे थे कि मुझे जो पर्सनली लग रहा था, मेरा जो अपना असेसमेंट, कि यार इस बंदे को
जिंदगी में एक व्यक्ति की जितनी ख्वाहिशें हो सकती सब पूरी हो चुकी हैं। सब पूरी हो चुकी हाँ, हैं। सही बात है। बढ़िया परिवार है, सब है, सब पैसा है, कुछ कहने है, की नाम जरूरत नहीं। है, अय्यासी कर ली, जिसकी गंदगी हम लोग कर ली। कल्पना करते हैं वो सब कर चुका हाँ, है। वो स्वर्ग नरक सब देख चुका है हाँ, इस दुनिया धरती की पर। सारी शराबें पी के शराब छोड़ चुका है। हाँ, और ऊपर से एक बार और राष्ट्रपति भी रह चुका है। हाँ, वो भी है, वो भी शौक पूरा हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये आदमी अपनी कोई ऐसी लिगेसी छोड़ के जाना चाहेगा हाँ। कि उसके कुकर्म जो थे, हाँ। पहले के बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें, ये पीछे रह जाएंगी और कहा जाएगा कि यार देखो यार, आदमी जो अच्छा, भी रहा महानता की हो। भूख तो है ही उसको। हाँ, महान होने की भूख तो है ही उसकी। देखे नहीं, हमको तो लगा कि नॉर्वे में घुस के वो छीन लेंगे, नोबेल उठा ले लेंगे। जाएगा। तो हम उस पे, और फिर ये जो लड़के जो उन्होंने जमा किए, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, ये जिस तरीके से अपने आप को रख रहे थे। फिर देखिए, मैं इलोन मस्क, उन्हीं को धोखा महसूस हुआ भाई। उनके साथ के जो लड़के थे वो सब बाहर चले गए एक-एक करके। रिजिग्नेशंस हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। टकर कार्लसन उनके बोल उनके रहा है, मंच में, बिल्कुल। उनके मंच से भाषण दिया था उन्होंने, बिल्कुल। कन्वेंशन में। एकदम याद है। बीच में आपने देखा कि इलोन मस्क ने कह दिया ना कि इसका नाम हाँ, है हाँ। एपिस्टीन, क्या क्या हुआ नहीं जी हुआ। बिल्कुल। तो जो कैंट हो गया, इस्तीफा दिया, तुलसी अब गबार्ड नहीं। आपने कहा कि हम आएंगे, जेएफ कैनेडी की फाइलें सामने खोलेंगे, रखेंगे, इस पर ये एप्स्टीन फाइल खोलेंगे, कोरोना के बारे में बताएंगे। अब एक काम बस ये हुआ कि ये तुलसी गबार्ड जाते जाते, अभी 30 जून तक है, जाते जाते उन्होंने कह दिया कि हमारा सब केमिकल लैब है, ये कोई रसिया का दुष्प्रचार नहीं है, कोई चीन का दुष्प्रचार नहीं है, सब हमारा ही है। तो हम लोग उस चलते कि, क्योंकि देखिए, आप इतनी दुनिया ऐसी की तैसी हो रखी है, पॉलिटिक्स के आप हाल देख रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज अपने फ्लॉड हो चुकी हैं, इतने युद्ध हैं। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 40 से ज़्यादा जगहों पे कुछ ना कुछ चल रहा है। अरे पीओके वाला जो कश्मीर है, वहाँ बवाल चल रहा है, अफगानिस्तान पे अटैक हो जा रहा है, गोली चली, वहाँ ठीक ठाक लोग मरे हैं। मेरे जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि मतलब अच्छी खासी संख्या है, वो 50-60 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर चुके हैं। वो तो ब्लैकआउट है, इसलिए खबरें आ नहीं रही हैं। और वहाँ पर भी गिलगित में जो इलेक्शंस हुए उसमें भी बदइंतजामी और इधर तो होना ही था, गिलगित में तो होता ही रहा है। नहीं, वो आपस में ही कर रहे हैं। हाँ, वो भले दुनिया को दिखाने के लिए एक फार्स कराएं, लेकिन अपने में एक दूसरे को करेंगे, तुम बेईमान, तुम बेईमान। अफगानिस्तान पे 2-3 हमले हो चुके, 2-3 हमले हो चुके। बिल्कुल। तो और देखिए, अच्छा, कहानियां सुन लिया जाए पहले। जॉन एफ कैनेडी वाली कहानी जरा सुना दीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। देखिए, 2 कहानियां हैं जी। एक कहानी थॉमस मैसी, जो वहाँ के हाउस मेंबर हैं, जो कि हार गए प्राइमरी। हाँ, वो बहुत आश्चर्यजनक था उनका हार। उनकी वजह से एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ है। एप्स्टीन फाइल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं रिलीज हुआ। तो उन्होंने जो भाषण दिया है आखिरी अपना, वो एक लिबर्टी नाम का अमेरिकी युद्धपोत था। ये है लेट 60s की घटना, जिस पर इजराइल ने अटैक किया था शायद ना। 60s में हुआ था, 70s में, देखिए ना, मेरे ख्याल 60s में हुआ था। 60s, हाँ। उस पर झंडा लगा हुआ अमेरिका का, वायरलेस से बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और उस पर इजरायलियों ने बमबारी की। और एक होता है कि चलिए आपने कोई वार्निंग शॉट दे दिया, थोड़ी मोड़ी डैमेज कर दिया, या धमकी दे दी, चेतावनी दे दी कि हट जाओ यहाँ से। चाहे उन्होंने उस पे सवार कई सारे सैनिकों को मारा, कुछ को बहुत मुश्किल से बचाया जा सका। करीब 17 घंटे अमेरिका की तरफ से कोई मदद नहीं गई, जबकि खबर आ चुकी है कि भाई ऐसा ऐसा हमारे जहाज पे अटैक हुआ है। चलिए, हो सकता है कि इजराइल सही कह रहा हो कि वो धोखे से हो गया, भाई ये हम करना नहीं चाहते थे। तो ये बात अमेरिकी लोगों से छुपाई क्यों गई? क्यों नहीं लिबर्टी की पूरी बात बताई गई? बिल्कुल। उस समय शायद ये जॉनसन प्रेसिडेंट थे, निक्सन से पहले। जॉनसन वाइस प्रेसिडेंट थे कैनेडी के हत्या के बाद वो राष्ट्रपति बने। कैनेडी ने कहा कि आपने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के सामने रखना है, ऐसे नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य देखिए, अजीब सी विडंबना देखिए कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने वाले पहले बैच के देशों में है, उसको आप रोज ठेले जा रहे हैं कि यूरेनियम तो ये तो वो, परमाणु बम। 25-30 साल से नेतन्याहू बोल रहा है कि बम बना रहा है, बम बना रहा है, और अभी तक IAEA लगातार वहां पे जांच भी कर रहा था। मतलब आज के समय में एक फिजिक्स का अच्छा स्टूडेंट, PhD रिसर्चर, अगर उसको थोड़ी कुछ चीजें अवेलेबल करा दी जाएं तो परमाणु बम जैसी चीज बना लेगा। हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस आज के डेट में नहीं है। और ईरान का दोस्त है नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, कोई दे देगा। जैसे
इजरायलियों ने यूरेनियम चुराया, उसी तरीके से ये भी कुछ आराम इधर से। से उधर चुरवा लेते। नॉर्थ कोरिया ने भी किया, पाकिस्तान ने भी, सबने हाँ, तो ऐसे ही किया है। ऐसे ही किया है। तो कैनेडी ने कहा कि ये नहीं, और कैनेडी उस पर एडमेंट हो गए। उन्होंने सिर्फ पूछा ही नहीं कि आप करिए, आपको करना है, ये नहीं, उस पर वो अड़ गए। और उनकी हत्या कर दी गई। और तो और चलिए, अब बहुत कुछ सुनने वाले हमारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरी है। वेरी गुड, मैं मान रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है। हमारे पास सबूत तो हो नहीं सकते। हाँ, मैं भी कोई जिद नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है। शक कैसे बढ़ता है? जेएफके की फाइल कहाँ है भाई? उसको अच्छा, एक राष्ट्रपति मरा तो क्या देश को ये जान, और कैनेडी तो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर बिल्कुल, मशहूर है, बिल्कुल, हाँ। रहे, रेस्पेक्टेड फिगर रहे, बिल्कुल। तो क्यों नहीं दुनिया के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए कि भाई इनकी हत्या ये हुई। जॉन एफ कैनेडी एक तरह से मतलब अमेरिका के नेहरू थे, अगर ऐसे कहा जाए तो। जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी। इनफैक्ट कैनेडी का आना अमेरिका की पिछली पॉलिटिक्स, उनके पहले की पॉलिटिक्स से एक नए जनरेशन में शिफ्ट था। बिल्कुल। और कई चीजें हो रही थी, हुई उनके, उन्हीं का इनिशिएटिव था ये चंद्रमा पे आदमी भेजने का। तो आपने ये नहीं बताया कि भाई इस बंदे ने मारा तो क्यों मारा, इसके पीछे कोई कहानी है कि नहीं है, इसके या अकेला था या इसके पीछे कोई गिरोह लगा हुआ था, कोई देश था, आपका कोल्ड वार चल रहा है, कहीं सोवियत यूनियन तो नहीं है। ये दुनिया को, देश को बताइए आप। लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया है, आज तक हमारे पास कोई सूचना नहीं। और उनका भतीजा या उनके खानदान का बंदा है भी सीनेट में अब तो। सीनेट में क्या, इनके हेल्थ सेक्रेटरी हैं इनका। हाँ। अच्छा, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं बॉबी कैनेडी जूनियर, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, इनके फादर बॉबी कैनेडी जो कैनेडी के अटॉर्नी जनरल थे, वो जब अगले इलेक्शन में कैंपेन करने गए तो इलेक्शन कैंपेन में ही उनको मार दिया गया। अच्छा। हाँ, बॉबी कैनेडी की भी हत्या हुई। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, सोचिए। तो भाई मैं कह रहा हूं कि कैनेडी को अगर दुश्मनी थी तो दो दुश्मन हो सकते हैं पॉलिटिकली। एक सोवियत यूनियन हो सकता है, दूसरा क्यूबा हो सकता है। ये दो हो सकते हैं, क्योंकि वो परमाणु युद्धपोत और वो सब झगड़ा भी हो चुका था। तो एक मिनट के लिए माना जा सकता है, कोल्ड वार चल भी रहा है तो क्या दिक्कत है, अरे यार इतना पॉपुलर नेता उभर रहा है, कहीं अमेरिका हमसे वो इसको खत्म करो, हो सकता है। ये और बात है कि क्यूबा पर आप इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते। हाँ, उन्होंने कुछ डिसिडेंट्स को जरूर मारा है या वहां गिरफ्तार करके लटकाया है। सबने किया है, तो लगता है किसने नहीं किया। किसने नहीं किया। लेकिन अगर कोई अमेरिकन मारता है तो और सीरियस बात है ना भाई। इस आदमी से क्या दिक्कत हो सकती है? अभी तो राष्ट्रपति बना है, इसको टाइम दीजिए, देखिए क्या है। वो वार वेटरन है। कैनेडी जब वर्ल्ड वार में लड़ रहे थे तो इनका जहाज टूट गया था नाव वाव पे। ये लोग किसी तरीके से वो डूबते उतराते कहीं आइलैंड पे पहुंचे थे, वो ब्रिटिश या किसी जहाज ने इनको रेस्क्यू किया था। तो एक वार वेटरन है यार, सैनिक है, लड़ा है दुनिया के लिए। एक वो लिबर्टी, दूसरा यूरेनियम चोरी आज तक किसी को मालूम नहीं है। ये जा ही नहीं सका वहां पे क्योंकि इन्होंने साइन नहीं किया एनपीटी पे। और मजे की बात, ईरान को के पास जो पहली खेप यूरेनियम की है वो अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका का दिया हुआ है, बिल्कुल। हाँ। तो ये आप अगर आप मानते हैं इस बात को, जो इजरायली सपोर्टर्स कहते हैं कि ओ भाई गुडनेस, मोसाद की क्या भाई साहब क्या कैपेबिलिटी है। तो मोसाद की कैपेबिलिटी अगर फ़लस्तीनी लीडरशिप को मारने की है, हिजबुल्लाह के लीडरशिप को मारने की है, हमास को या और दूसरों को मारने की है, तो कैनेडी तक बात आते आते सांप क्यों सूंघ जाता है भाई? उसकी भी डिस्कस तो कर लें, डिस्कस कर लीजिए, बिल्कुल डिस्कस कर लें। तो नहीं होता। और जिमी कार्टर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भाई तुम उसके खिलाफ बोलोगे चुनाव हार जाओगे। जान तो बाद की बात है, यहाँ तो चुनाव ही हार जाओगे, आवाज ही खत्म हो जाएगी, आवाज ही खत्म हो जाएगी। तो ये सारे पेच हैं। और देखिए, अमेरिकी सोसाइटी इन सारी चीज़ों का, आपने जैसे ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, आप किसी कैंडिडेट को पैसे के बल पे जिता दो, किसी के खिलाफ इतना दुष्प्रचार कर दो कि वो खड़ा ही नहीं हो पाए, उसकी सोशल क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म कर दो। तीसरा, तो हॉलीवुड की 10% 20% फिल्में तो इसी पे बनती हैं, उसी समझ में आता है क्या क्या चलता है वहाँ पे। सर, हॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, मर्लन ब्रांडो, हाँ,
मतलब जो जिनको हम लोग लीजेंड मानते हैं दुनिया के सिनेमा में, उनके भी वो लीजेंड हैं। ब्रांडो ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जब से मैंने फ़लस्तीनियों के हक के बारे में बात करनी शुरू की, मुझे स्टूडियो ने बुलाना बंद कर दिया। बताइए, ये हाल है। और ब्रांडो कोई साधारण आदमी नहीं है सर। जब उनको इसके लिए, गॉडफादर के लिए जब वो मिला था ऑस्कर, तो इन्होंने जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनमें से एक लड़की को, एक्टिविस्ट को भेजा था, और जिस तरीके से अमेरिकी गवर्नमेंट ने ट्रीट किया है उनको, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके सॉलिडारिटी में उन्होंने ऑस्कर लेने से इनकार कर दिया था। तो वो आदमी कह रहा है, और भी कई सारे, बहुत सारे, तो पूरी लिस्ट है। अभी देखिए ना, मैं नाम उनका बार बार भूल जाता हूँ। एक वो इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, शायद परफॉर्मर भी हैं, लिपा दुआ या समथिंग, लिपा दुआ ही है। हाँ। उन्होंने अभी गाजा के मसले पे बात करी। वो एक जूता बनाने वाली कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, छीन लिया उनसे, काम खत्म। बहुत हुआ। तो मतलब बहुत सारी चीजें। अच्छा, वार पे लौटते हैं प्रकाश भाई। जब ये वार शुरू हुई थी ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, और यहाँ तक कि हम लोग भी, एक संशय तो था ही कि पता नहीं ईरान बचेगा कि नहीं बचेगा, कितने टुकड़ों में बीतेगा, तो इस तरह से जीतेगा, ये वाली उम्मीद पहले दिन से तो बड़ी मुश्किल से हो रही थी। हालांकि मैंने अपने पहले ही वीडियो में ये बात कही थी कि अगर अंदर से विद्रोह बड़ा नहीं होगा, तो जो उसकी जागरफी है, उस जागरफी के चलते उस पर कब्जा कर पाना, ज़मीन पे जाके कब्जा कर पाना इतना आसान काम नहीं होगा, और बाकी बातें। लेकिन जिस तरह से ये वॉर चली है, एक तो थोड़ा सा उसका रिकैप थोड़ा सा, और दूसरा कि इसका असर क्या होगा मिडिल ईस्ट के अंदर और बाहर। क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी देखिए, अरब मुल्कों ने भी धीरे धीरे भाई ठीक है, जैसे अभी जो क्राउन प्रिंस हैं, उनके फादर लगातार सऊदी अरब में जो थे, वो लगातार इजराइल के ख़िलाफ़ बोलते रहे, और भी कई जगहों पे, लेकिन धीरे धीरे वो अब्राहम एक्कॉर्ड हो चाहे नहीं हो, लेकिन जैसे स्वीकार कर लिया जाता है ना कि ये एक एंटाइटी है, यहाँ पे रहेगी, और अमेरिका का सपोर्ट है, तो उसके साथ एडजस्ट करके चलेंगे, ये वाला मामला था। यहाँ मैं अरबों को बैठ के गाली देने नहीं बैठा हूँ, वो काफ़ी भी मिलते हैं अरबों को गाली देने से, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो वाला जो पूरा समीकरण है, वो कैसे बदलेगा? देखिए, उस पर बाद में आएंगे, और मैं भटकूंगा तो रोक के मुझे बता भी दीजिएगा। भटकिए, मतलब पॉडकास्ट तो होता ही भटकने नहीं, के वो लिए है, लेकिन मतलब मान लीजिए मैं यही भूल जाऊंगा कि आपने पूछा नहीं, था। दोबारा पूछ लेंगे। जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो मैं दो बातों को लेके कन्विंस था। एक तो जो आपने अंडरलाइन किया कि आपको अगर अंदर में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, तो आपको ग्राउंड ट्रूप्स ले जाना पड़ेगा, और आपको फिर वही इराक की तरह लड़ते रहना पड़ेगा, अफगानिस्तान की तरह, वियतनाम की तरह। ये तो एक चीज हमारे दिमाग में थी। लेकिन चूंकि मैं थोड़ा IGRC को थोड़ा समय से फॉलो कर रहा हूँ, तो एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा चल रही थी कि जब सद्दाम हुसैन की रिजीम जो थी, वो तुरंत कोलैप्स कर गई, तो जो सेंट्रलाइज्ड मिलिट्रीज होती हैं, उनके साथ क्राइसिस ये है कि जैसे ही टॉप गया, जैसे पुराने युद्धों में होता था, सेनापति को मार दिया तो युद्ध खत्म हो गया। हाथी पे सेनापति को या राजा को मार दिया तो युद्ध खत्म हो गया। अरे एक उदाहरण है उसका, औरंगजेब जिस लड़ाई में दारा सिकोह को हार मिली थी, उसमें यही हुआ कि दारा सिकोह ने गलती क्या की कि हाथी से मैन्यूवर नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे घोड़े पर आना चाहिए, और जैसे ही देखा लोगों ने, सैनिकों ने, उनको लगा कि भाग रहे हैं, तो नहीं भाग रहे कि गिर गए, मर गए, क्या हो गए, तो पता चला कि उसी में से निकल के। हेमू कलानी वाला किस्सा है, जीत रहा था, पलट के देखा, उसी समय भाला आके आंख में लग गया, सारा युद्ध। हेमू कलानी नहीं, ये हेमू कलानी इज दैट पर्सन। अच्छा, ठीक है, हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका कुछ जन्मदिन या शहादत दिवस था, वो कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ। तो 2003 में ये हुआ, ईरानियों ने इसको नोटिस किया, क्योंकि जो आज ईरान में हुआ, ये तो 25 साल पहले भी हो सकता था, 30 साल पहले भी हो सकता था। और आप देखें कि आप कितने भी इस्लामिक रिवॉल्यूशन के फेवर में हो, अगेंस्ट में हो, कहीं भी हो, कहीं पर एक सिस्टम अगर आया है तो आप उसको थोड़ा समय देंगे कि भाई देखते हैं क्या करता है। वो अभी पैदा नहीं हुआ कि आपने इराक को चढ़ा के उसके साथ, वो भी कितने 8 साल लड़ाई चली, वो कहानी खत्म हुई। जितने इस समय वेटरन हैं, सब इराक वार में लड़ चुके हैं, सब लड़ चुके हैं। और 89 में खुमैनी मर गए, खामनेई आए, तो भाई खामनेई को टाइम दो, देखते हैं कि कहीं कैसा करते हैं, खुमैनी से बेहतर होंगे, क्या करेंगे थोड़ा।
तो आपने 1992 से रिचुअल बना दिया कि हर 6 महीने पे, 2 साल पे, साल भर पे जो है वहां पे अंदर में प्रोटेस्ट करेंगे आप, हाँ, करवाया जाएगा और फिर ये खेल शुरू हो जाएगा, ईरान को आउटकास्ट करने वाला खेल, सैंक्शंस और तमाम चीजें। तो जब 2003 में ये घटना हुई तो ईरानी लीडरशिप ने, और देखिए अली खamenei क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं कि अरे एक मुल्ला है, आयतुल्ला है, बना दिया आपने। वो आदमी लंबे समय तक ईरान का राष्ट्रपति रहा है। वो आदमी अभी तक उनका सुप्रीम लीडर था। है अभी भी, मतलब अभी भी अगर आप सुप्रीम लीडर कहिए तो ईरानियों के दिमाग में जो तस्वीर आती है वो अली खामनेई की ही आती है। बिल्कुल। तो जो आप ये ईरान देख रहे हैं, मॉडर्न ईरान, वो अली खामनेई का बनाया हुआ है। ही इज द मेकर ऑफ ईरान, दिस मॉडर्न ईरान। आई एग्री। तो मैंने कहा कि यार जब एजुकेशन में इन्होंने अच्छी उपलब्धि हासिल की है, इन्होंने मेडिकल साइंस में अच्छी उपलब्धि हासिल की है, और इतने सारे 3-5 के बावजूद इन्होंने सोसाइटी को एक बेहतर वो जगह बनाई है, तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि अगर उन्होंने मिलिट्री को नए तरीके से बनाने की कोशिश की होगी तो कुछ तो उसमें भी सफलता मिली होगी ना भाई, बाकी चीज आप कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, 2005 में एक कमेटी बनाई और वो कमेटी ने अध्ययन किया, और 2008 में शायद वो एकेडमी बनी, और तुरंत ही वो उस फार्मूले को लागू कर दिया गया जो मोज़ैक स्ट्रेटजी। तो मैंने कहा कि यार अगर उसमें कुछ बात होगी, और अगर IGRC का एक धड़ा टूट गया, मान लीजिए वो अमेरिका इजराइल से मिल गया, तो जो ये डिसेंट्रलाइज्ड है 50 जगहों पे, 32 जगह, हाँ, तो इसमें अगर 12 भी अगर मान लीजिए कि खामनेई के सपोर्ट में रहेंगे तो आराम से 3-4 साल तो लड़ाई चला ही लेंगे। और अगर स्ट्रेटेजिक जगह पे आए, जैसे नेवी में अगर हैं, या जहाँ पे आयल और ये चीजें हैं वहाँ पे हैं, या मान लीजिए कि तेहरान जहाँ बड़ी पॉपुलेशन है, तो मैंने कहा यार 3-4 साल तो, 5 साल तो कहीं नहीं गए। और जो इनके बसीज हैं वो भी तो कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुछ तो सपोर्टर हैं, अगर मान लीजिए इस रिजीम को कोई जन समर्थन नहीं है, फिर भी कुछ तो होगा। हाँ, 50% तो होगा, 30% तो होगा। हम लोग इस लड़ाई को एनालिसिस करने में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जरूर हम लोगों को देखना चाहिए। पिछले साल का जो 12 दिन का युद्ध था, उसमें खास बात क्या हुई थी कि लड़ाई से पहले मोसाद के लोग गए, मतलब जो मोसाद के पेरोल पर थे ईरानियंस, वो गए दूसरे जगहों पे। अब वो खाड़ी देशों में गए, या इजराइल ले जाएगा कहीं, जहाँ भी, या अबू धाबी ले जाएगा, जो भी हुआ होगा, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हुआ होगा, उसके बाद लौटे। इसीलिए 12 दिन के वार में हमने देखा कि बहुत सारे अटैक्स अंदर में हो रहे थे, अंदर ही ज्यादा हो रहे थे बेसिकली, छोटे छोटे जो ड्रोन और ये सब इस्तेमाल हुए। इस लड़ाई में जो 40 दिन चली, अंदर से कुछ आपने देखा, अंदर बल्कि जनता पूरी सड़क पर थी और समर्थन में था, समर्थन। उसकी वजह ये थी कि जून में हुआ था, और ये कब 28 फरवरी को शुरू हुआ। तो आप समझें कि 2 महीने इधर, 8 महीने में ईरानियन गवर्नमेंट ने मोसाद के पूरे नेटवर्क को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। तो मैं ये अंडरलाइन करना चाहता हूं कि उनकी इफिशियंसी जरा देखिए। और जो ये बातें कही जा रही थी कि लोगों में बहुत गुस्सा है, हमने इतना प्रोटेस्ट देखा, मतलब जो ग्रीन वाला प्रोटेस्ट हुआ था 2009 वाला, याद करिए, बीच बीच में और चुनाव में होते ही रहता है, कभी कुछ होता ही रहता है। इसमें कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि अली खamenei की फोटो कभी नहीं रही, या ईरान के झंडे को कभी आग लगा दिया, फाड़ दिया, कभी नहीं हुआ। ये केवल पेरिस में और वाशिंगटन में और वहाँ हो रहा है। वहाँ तो एक केस भी जीत गए, ये फीफा ने बैन लगा दिया था कि राजा वाला झंडा जो है लेके स्टेडियम में नहीं जाना है। तो वहाँ पर ग्रुप है प्रो रॉयल्टी, वो कोर्ट में गया था, तो जज ने कह दिया कि नहीं ठीक है, मतलब आप झंडा नहीं ले जा सकते। और आज तो मैंने सुबह ही मैच देखा जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान और न्यूजीलैंड के बीच बहुत शानदार मैच हुआ, 2-2 गोल पे ड्रॉ रहा, और क्या क्राउड सपोर्ट कर रही थी ईरानियन टीम को।
उस पर करेंगे बात, इस पे आइए लौट के। तो ये आपको स्पोर्ट्स और सिनेमा पे इतनी जल्दी नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सपोर्ट। हाँ, एक बात होती है ना प्रकाश भाई, जैसे मान लीजिए हम और आप घोषित रूप से हम लोग मोदी के सपोर्टर नहीं है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई छुपाया हुआ नहीं है। लेकिन आज अगर कंट्री के ऊपर हमला हो जाता है और वो भी ऐसे शुरुआत हो कि पहला बम पीएम आवास पे गिर जाए और खुदा ना करे कुछ हो जाए, तो हम तो सब भूल जाएंगे उस टाइम पे। बिल्कुल। भाई पुराने देश हैं हम, एक राष्ट्रीय गौरव होता है, तो हम तो सब भूल जाएंगे। और भाई जो हमारा विरोध है, जो हमारे पचड़े हैं, वो हमारे पचड़े हम सुलझाएंगे, हम देखेंगे ना। बिल्कुल। आप आके क्यों भाई हम पर बम गिरा रहे हो? एकदम बिल्कुल। अच्छा, ये भी तो हुआ होगा, आप इसी में जोड़ लीजिएगा कि जितनी जगह अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, ईरानी कोई गधे तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो देखा होगा ना कि कितनी आज़ादी मिली इराक के अंदर, कितनी आज़ादी लीबिया के अंदर मिली, क्या हुआ। तो वो इतिहास भी तो उनके पास है ना। आपने तो कई लोग जो बहुत बढ़िया जानते हैं इस विषय पे, आपने बातचीत भी की है और उनसे अपने वीडियोस में, जो लोग ईरान में रह रहे हैं उनसे भी बात आपने की। ईरानी जो बाहर थे वो इस लड़ाई के शुरू होने के बाद अपने घर लौटे हैं। लोग बाहर भागते हैं। हाँ। लोग आमतौर पे क्या करते हैं, इजराइल से गए हैं। बिल्कुल, इजरायली भागने लगे, लाइन लगा के साइप्रस जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। 12 रोजा जंग में लाइन लगी हुई थी भागने की। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आ रहे हैं वापस। अच्छी खासी नौकरियां। टर्की का एक महिला को मैंने देखा था, वो टर्की में रहती थी और उनका वहाँ पे बहुत शानदार ब्यूटी पार्लर था। वो लौट के आ गई थी यहाँ पे और वो झंडा लेके निकल रही थी सड़क पे। एक बढ़िया, हालांकि बढ़िया बात क्या कहा जाए इस युद्ध के माहौल में, ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे इस तरीके के संकट जब आते हैं, आज के समय में जब हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास, हम इमीडिएटली कोई भी किताब, पुरानी नई किताब हासिल कर सकते हैं, हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं, रियल टाइम में सुन सकते हैं, जो पार्टियां लड़ रही हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके बातों को हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दिमाग के हमारे जाले साफ होते हैं। बिल्कुल। अभी तक होता क्या रहा है कि एक तरफा प्रोपेगेंडा, ईरान में ये होता है, ईरान में वो होता है, ऐसे है वैसे है। अब भाई अब कोई ना ईरान जा रहा था, ना कोई इंटरव्यू हो रहा था, ना किसी को दिलचस्पी थी, क्योंकि अगर मान लीजिए उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, टीवी पर भी हो रहा है, अखबार में भी हो रहा है, एकेडमिया में भी हो रहा है, पॉलिटिक्स में भी हो रहा है। और यही चीज इजराइल को वो दिखाने की, बस महानतम, कि भाई वो इजराइल तो कमाल की जगह है, अपराजेय है। बिल्कुल। तो अब हमने जाना, बहुत सारे लोगों ने दुनिया में देखा कि ईरानी सोसाइटी ऐसी नहीं है जैसे कि हमको बरगलाया गया है जी। वो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, हिजाब वगैरह पर चीज़ों पे एक हमारी राय हो सकती है, लेकिन आप केवल उसी पर आएंगे। अच्छा, बहुत कुछ कल्चर से तय होता है ना। हम लोग बहुत पढ़े लिखे घरों के हैं, लेकिन हमारी माओं तक, हमारी पत्नियों तक ये रहा कि घर जाती हैं तो सर पे पर्दा कर लेती हैं। तो वो कोई पिछड़ापन ही सिर्फ नहीं होता, कई बार कल्चर से भी जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल। और एक चीज़ इसमें, एक और चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा है ना सर, ऐसा नहीं है कि ईरान में परेशानियां नहीं हैं, बिल्कुल होंगी हर जगह, और इजराइल में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, सब जगह है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो इजराइल में ऑर्थोडॉक्स और फलाना और डेकाना के बीच में ये लतम जुतम रोज होते रहता है। बिल्कुल। ईसाइयों के मुंह पर थूकने का जो हिसाब किताब चल रहा है, बिल्कुल, जो अरबों के साथ हो रहा है, फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल। इंडियंस के साथ जो हो रहा है, हाँ, वो खबर नहीं है, वो उस पर डिस्कशन नहीं है। बिल्कुल। और हमको जिस देश के बारे में, देख लीजिए ना, सारे बाकी अरब मुल्कों में महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है, ज्यादा बुर्का है, ज्यादा कट्टरपंथ है, उन पर बात नहीं। वहां कहीं जरा सी भी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वहां बात नहीं है। तो ये सारा एक तरफा, तो मैं ये एक अच्छी चीज़ मानता हूँ उसको, कि लोगों को पता चला, अरे 7,000 साल 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। इलॉन मस्क भी लिखने लगे, उस दिन तो लिख दिया उन्होंने खामनेई को कि एक और गया, लेकिन अब लिख रहे हैं होर्मुज का नाम उस अहुर मज़दा पे पड़ा। हालांकि वो गलत बोल रहे हैं, वो कंक्लूसिव रूप से नहीं कहा जा सकता है। एक ईरान के राजा थे, उनके नाम पर भी माना जाता है कि हुआ है। कई थियरीज हैं, और आप तो हिस्ट्री में को जानते हैं, तो लिंग्विस्टिकली बहुत तरीके के इंटरप्रिटेशंस होते हैं। लेकिन इंटरेस्ट तो आया ना कि भाई आपके ट्विटर के फीड में, फेसबुक के फीड में ईरान की तस्वीरें आने लगी। जबरदस्त। हमें क्या लगता था, लेकिन गुरु एक बात है, जो काम एम्बेसीज ने ईरान की किया है उसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा। मैं वही तो कर रहा हूं, क्योंकि उनको आउटलेट मिला है ना, इंटरनेट आउटलेट मिला है।
अभी भी आप मेन स्ट्रीम अमेरिकन चैनल्स पे चले जाएं, हाँ वहाँ तो वही है। या आप जो सो कॉल्ड पियर्स मॉर्गन वगैरह जैसे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं ब्रिटेन में, ये लोग भी तो क्या कर रहे थे। हालांकि मॉर्गन अब थोड़ा सुधरे हैं, हजार लोगों के मरने के बाद उनको गालियां भी बहुत पड़ी है, पिटे भी बहुत, हाँ। बहुत पिटे अपने ही चैनल पे। अब आप प्रोफेसर मरांडी को नहीं सुनेंगे, नहीं बुलाएंगे अपने स्टूडियो, कोई देखेगा नहीं, भरोसा नहीं करेगा। और आप अपने देश के बारे में, अब मीडिया के बारे में अब छोड़िए, जाने उस पे दीजिए, वहाँ हाँ। समय की बर्बादी है। तो अभी तक ईरान की क्या छवि थी? मस्जिद होता है, लोगों के घर होते हैं, अमामा पहन के, औरतें जो हैं पूरी ढकी होती हैं, अमामा पहन के हाँ, मोहल्ले घूमते आदमी रहते। नालायक है, बिल्कुल। और एक गरीब देश है, और ये सुबह शाम ये लोग जो है बस इनका नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, मुहर्रम करना है, ये है, बस हो और गया, कुछ नहीं है। यही था। बिल्कुल ठीक है। उस इलाके में सबसे ज्यादा मेडिसिन का प्रोड्यूसर है इजराइल, नहीं है। वर्कफोर्स में किसी भी देश से आप तुलना नहीं कर सकते जितनी महिलाएं हैं। बिल्कुल 70% है कुछ उसमें, और प्रोफेशनल और क्वालिफाइड जॉब्स में। हाँ बिल्कुल। आप इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए, बिल्कुल बेहतर है भाई। जहां पे एक औरत, मैं कह रहा हूं कि कल्चर वाली बात भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए हमने कहा कि आपको जो पढ़ना है पढ़िए, महिला हो पुरुष हो, आपको सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, आपकी सड़कें बढ़िया होंगी, जितना भी हमारे पास कमाई है पैसा है, और सब हम करेंगे, बस यार थोड़ा सा ये तमीज रख लेना। मैं मानता हूं कि ये तहजीब होती है, मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं लीडर हूं तुम्हारा, तो इसको मान लो, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और मैं तो सर इस हद तक जाके कहता हूं, पहली बात कि उस सोसाइटी का प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। हाँ। हर सोसाइटी की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। मुझे उनको ये बतानी है जो इंटरनेट पे फोटो चिपकाते हैं सोशल मीडिया पर। 70 के दशक का तेहरान देखो। वो तेहरान का बहुत छोटा सा हिस्सा था। नहीं, मैं कह रहा हूं वो तो अभी भी, अरे रोमिला थापर जो कहती हैं कि गुप्त काल को हम लोग मानते हैं ना कि स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल था, तो उनका कहना यह है कि भाई कुछ लोगों के लिए तो हमेशा स्वर्ण काल रहता है। बिल्कुल, चाहे मोदी रहे चाहे मनमोहन रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? बिल्कुल। पॉइंट ये है कि वो लड़कियों पर जो बीत रही होगी, गुजर रही होगी, वो अपनी जगह ठीक है, वो आप कंसर्न, आप चिंता जता लिए, वेरी गुड। ये जो तुम फोटो लगा रहे हो सोशल मीडिया पे कि तेहरान यूनिवर्सिटी की लड़कियां जा रही हैं, बिकनी पहन के औरतें नहा रही हैं, तुमको बिकनी पहन के और हाफ स्कर्ट का ही फोटो दिखता है। काबुल यूनिवर्सिटी में वही दिखता है तुमको, तेहरान यूनिवर्सिटी में वही दिखता है तुमको, होटलों के स्विमिंग पूल में वही मतलब और चीजें भी तो दिखाओ। बिल्कुल। तुम ये तो मुझे कोई बताए कि दुनिया के इतिहास में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, सो कॉल्ड मुगल और उस्मानिया, जर्मन कैसर, रूसी जार, सब जोड़ लीजिए, उन लोगों ने भी उतनी बड़ी पार्टी नहीं दी होगी जो 75 में, संभवतः 74 या 75 में परसेपोलिस में राजा साहब पहलवी ने दी। वो डेजर्ट है, वहाँ पर आर्टिफिशियल वो लगाए गए पेड़, दुनिया भर से मंगवा के, फूल पौधे, ये वो फलाना ढकाना, फाइनेस्ट कपड़ों का टेंट लगवाया गया। दुनिया भर के राजा महाराजा, आजकल तो समय ना, आप और हम तो भूतपूर्व भी हो सकते हैं ना, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो अब रिटायर हो गए तो भूतपूर्व, वो तो भूतपूर्व भी नहीं हो रहे हैं, वो राजा ही हैं। अभी भी आप यहाँ पर नहीं नौटंकी देखते हैं। नहीं, और क्या, हर साल में एक बार वो तलवार लेके पूरा, बिल्कुल, और मरियल से उनके सहायक रहते हैं जो साथ ड्रेस में चलते हैं। तो 2500 गेस्ट बुलाए उन्होंने, 7 दिन तक वहाँ अय्यासी हुई, दुनिया भर, हॉलीवुड, फलाना ढेकाना, बिजनेसमैन, ऑब्वियसली 2500 आप समझ ही सकते हैं कि, और राजा साहब पहलवी बहुत दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक, ईरान उस इलाके का सबसे धनी देश। बिल्कुल। तो भाई, और दुनिया भर में जो 5 स्टार होटल्स हैं उसके फाइनेस्ट शेफ, और जितने तरीके का आप मेनू सोच सकते हैं वो सारा इंतजाम किया गया, और 1 हफ्ते तक वहाँ पे जलसा मना। और क्या है भाई, हमारे राजशाही के जो है 2500 साल वो हो रहे हैं,
उसका तो सिर्फ बाप ही बना था, फालतू के राजशाही का 2500 और साल। बाप भी क्या बना था, उसको तो अंग्रेजों ने बिठाया था। अंग्रेजों ने बिठाया था उसको, सैनिक था, उसको बिठा दिया ले हाँ, वो तो जाकर। जालिया है, बिल्कुल कोई रॉयल ब्लड नहीं है वो। बिल्कुल रॉयल ब्लड नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। और ऐसा भी होता कि चलिए मान लीजिए कि जैसे शेरशाह हैं कि भाई एक नॉन रॉयल बैकग्राउंड से हैं, हाँ। लेकिन तलवार के बल पे उसने अपनी वहां पहुंच के वो एक अलग मामला है। ये तो तलवार भी नहीं। बिल्कुल, ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो अफरा ये तो तफरी चल रही थी। ब्रिटिश पेट्रोलियम की गोद में खेल के ये राजा बने। बिल्कुल। और तो और इसने तो अपने बाप, ये तो अपने बाप का भी नहीं हुआ ना। वर्ल्ड वार के में वो न्यूट्रल रहा, इनके पिताजी जो थे। तो वर्ल्ड वार जब खत्म होने लगा तो अमेरिकन ने, ब्रिटिशर्स ने कहा कि इस बूढ़े को हटाओ और तुम बैठ जाओ। बिल्कुल, ये शाहजहां का जो बाप था, जो अभी है, उसका बाप जो था ना, नहीं, अभी वाला जो है उसके बाप इसके बाप के बाप, अच्छा, जो पहला राजा था, जो खजार डायनेस्टी को खत्म करके राजा। तो आप सोचिए कि जिस मुल्क में गांवों में सड़कें तक नहीं है, खाने पीने का नहीं है, जमींदारी है, आल है, जाल है, तमाम तरीके की चीजें हैं, वहां का राजा जलसा करा रहा है। और केवल अपने आप को क्या कि मैं दारा की परंपरा से हूं, मैं वो जो बड़े बड़े एक से एक वो होता है ना, जैसे वो शाह आलम या कौन सा वो थे जिन्होंने जिनके घुटने पर रोमन सम्राट जो है गिरा हुआ, जो परसेपोलिस में वो बना भी हुआ है। तो उनसे तुलना कराने के लिए कई नेताओं को आजकल सगल है ये कि मैं या तो उनसे बड़ा हूं, या मैं अलग हूं, नया हूं, या मैं बहुत पुराने से आ रहा हूं। तो खैर खरबों डॉलर खर्च हुए होंगे उस समय। नेचुरल है, मतलब आप जो बता रहे हैं सुन के लग रहा है कि बाप रे। सर कोई मुझ पर वो ना कर दे, मतलब आप पर मानहानि का। हिंदुजा फैमिली का फॉर्च्यून राजा साहब पहलवी की वजह से बना है। प्याज का शॉर्टेज था, तो इन लोगों ने जुगाड़ तुगाड़ करके वहां प्याज पहुंचाया, और उसी से मतलब जो है भयंकर कमाया। मतलब और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन वो एक एंट्री करने का रास्ता बन गया। एक इजी मनी भी तो होती है ना। और खाली प्याज ही तो नहीं जा रहा होगा ना, फिर तो आप बहुत कुछ जाएगा आएगा उसको। हाँ, तो और आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि 89 में 79 में जब शाह का पतन होता है, उसके बाद हिंदुजा फैमिली के फॉर्चून में और वो आता है। मैं कुछ नहीं, कमी नहीं आती है, हाँ, बढ़ जाती है। अच्छा, छोड़ देते मैं, हाँ, उसको छोड़ देते हैं। क्या अभी असली सवाल जो पूछा था उससे आप भटक चुके हैं। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप 70 के दशक का तेहरान आपको दिख रहा है, काबुल दिख रहा है, लेकिन काबुल में रेस्टोरेंट बना हुआ है या तेहरान में, वहां दूध आता होगा, मांस आता होगा, फल आते होंगे। बिल्कुल। वो जो लाने वाला आता होगा, वो देखता होगा कि यार ये कौन लोग हैं यार, ये कैसी दुनिया है। जो बहरा उसमें होगा, भाई मुझे दवाई नहीं मिल रही है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मैं ठेला और गाड़ी और बैलगाड़ी लेके फल पहुंचा रहा हूँ, मांस पहुंचा रहा हूँ, ये पहुंचा रहा हूँ, वो पहुंचा रहा हूँ, और अंदर अय्याशी चल रही है। और यार ठीक बात है। देखिए, ये जब रिवॉल्यूशंस होते हैं, और शायद यही वजह है कि 79 के रिवॉल्यूशन के बाद जो लीडरशिप आती है वो सादगी पर अलग से जोर देती है। ये उनका सबसे बड़ा यूएसपी पहले भी था। हाँ। मतलब जब ये चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। हाँ। और सिर्फ यही नहीं, ये जो अयातुल्ला हैं, यही लोग नहीं, सिर्फ आप मुसद्दिक को देखिए, सादगी। हाँ। और वहाँ जो लेफ्ट वाले थे उनकी देखिए, कुछ थे जो जैसे अली शरीयती वाला जो वो तहरीक है। तो ये सारे लोग यही बोल रहे हैं अपने अपने आइडियोलॉजी से लेके कि भाई हम दूसरे, मतलब पब्लिक के लिए सर्विस करने के लिए है ना, हम उसको लूट के कैसे अय्याशी कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन जब हुआ तो शुरुआती, एटलीस्ट शुरू के समय में सबने मिलजुल के ये लड़ाई लड़ी। बाद में कुछ रिजीम ने अपने तरीके से कुछ लोगों को निपटाया, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा चतुर बन रहे थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, तुदे पार्टी वगैरह वाले थे, बम बारूद करने लगे थे। आपको याद होगा कि जो सबसे बड़े आलिम फाजिल आदमी थे उस, मतलब होता अली खामनेई नहीं बनते सुप्रीम लीडर अगर वो जिंदा होते, मुंतजरी और कुछ,
एक ही जलसे में, बम विस्फोट में कई सारे लीडरशिप के लोग और जो सुनने लोग आए थे मजमे में 72 लोग मार दिए गए थे 1980 में। तो अब जब बम बारूद आप लगा रहे हो, दुनिया कोई भी मुल्क होगा, कितना भी डेमोक्रेटिक होगा, भाई फांसी की सजा तो हमारे यहाँ हाँ है। भाषण पे हो जाती है, भाषण पे लोग पड़े हुए हैं जेल में 5-5 साल से। यहाँ तो बस क्या है वो यहाँ तो मन से कहा दिया जाता है कि मार दो सालों को। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बात तो बहुत क्लियर है प्रकाश भाई, हालांकि अब मैं सवाल वो ले लेता हूँ जो भटक गया। ये बात तो बहुत क्लियर है कि दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी, कितनी भी लिबरल डेमोक्रेसी है, बम बंदूक बर्दाश्त नहीं करेगी। विचारधारा की बात आप छोड़ दीजिए, कोई नहीं कर पाती, सवाल ही नहीं उठता। और करेगी इसका मतलब सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर तो कोई बम बंदूक लेकर खड़ा हो और जाएगा। देखिए, कोई भी स्टेट जो होता है ना, अगर उसके पास पब्लिक का सपोर्ट है तो अगर वो निरंकुश भी हो जाएगा तो खींच ले जाए, क्योंकि स्टेट है उसके पास, उसकी मशीनरी का मुकाबला आप जो है छोटे छोटे बंदूकों से नहीं कर सकते जी। लेकिन रिजिम्स पलटते हैं, तो पलटते हैं कब? जब जनता उसके खिलाफ होती है, इंटरनल उससे। हाँ, मतलब मैं फिडेल कास्ट्रो या उनके रिवोल्यूशन को मैं निगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत उनका प्रशंसक हूँ, लेकिन अगर हवाना में लोग सपोर्ट में आपके नहीं होते तो आप जंगल से क्या कुछ नहीं कर पाते, क्या कर पाते, क्या फायरिंग करते? कुछ नहीं करते। तो फूट ऑन द ग्राउंड तो आपको करना ही पड़ेगा, बूट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, जो सवाल था कि जिस तरह से ईरान ने साबित किया, ये तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पूरा एक ले लिया, ये अगले सवाल में मैं शायद लेता। जिस तरह से ईरान ने सब पलटा है खेल, मतलब अभी एक साहब हमको सिखा रहे थे कि अगर रशिया चाइना साथ नहीं देता तो ईरान क्या कर पाता, तो मैंने कहा अगर यूएई, बहरीन, अमेरिका और जर्मनी और इटली और फ्रांस, तो गिनते चले जाइए, अगर ये सारे लोग अगर मदद नहीं करते इजराइल की, तो पता नहीं अभी तक उसका वजूद भी रहता कि नहीं रहता, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। तो जो ये उसने साबित किया, जिस तरह से टिका, वो लड़ा और कई साल तक भी नहीं चली। एक ही आपको भी खदशा होगा, वही मुझे भी है कि भाई मिड टर्म इलेक्शन के बाद ट्रम्प दोबारा पगला सकते हैं, कि कह दें कि नहीं ईरान नहीं मान रहा है और फिर तमाशा शुरू करें। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि ख़बरें यही आ रही हैं कि वहाँ का जो आर्मी का पूरा मामला है, सेंटकॉम और बाकी सब, वो समझा रहे हैं कि भैया कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने से, सिर्फ नुकसान है। तो ये जिस तरह से अमेरिका को उसने रोका है और जिस तरह से इजराइल का जो पावरफुल होने का भरम था, जो आप कई तरीके से बता रहे हैं, टूटा है, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जिस तरह से हमला हुआ है, और ख़बरें आ रही हैं कि अंदर अंदर सऊदी ने भी समझौता किया है, कतर ने भी समझौता किया है, और ओमान तो मतलब इस हद तक चला गया कि अमेरिका नाराज़ है उससे। ये कैसे मिडिल ईस्ट को बदलेगा और कैसे बाकी दुनिया में समीकरण बदलेगा? जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, आप चाइना के बड़े प्रशंसक हैं, तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात चल रही है वो किस तरफ जाएगा इससे? मैं चीन का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं चीन के लीडरशिप ने और चीन की जनता ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो कि जाहिर है, मतलब ज़मीन मिट्टी का कोई थोड़े होगा, हाँ, उसी का हो सकता है कोई। और मुझे इसलिए भी वो आकर्षित करता है क्योंकि हम लोग एक साथ हमने अपनी जर्नी शुरू की थी, हमारी स्थिति बेहतर थी और 80 के दशक में हम चल भी रहे थे ठीक ठाक, लेकिन पता नहीं अब तो हम पटरी पर हैं कि नहीं है, यही पता नहीं है। बिल्कुल। तो एनीवेज, तो एक मतलब ईर्ष्या भी होती है, हाँ, ईर्ष्या जनित खुशी भी होती है, अरे वो प्रशंसा भी होती है। देखिए, दुनिया के इतिहास में आप डेटा उठा के देख लीजिए, सन 1 से लेके और 1800 तक आ जाइए आप, 1820 तक आ जाइए, दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चाइना इन 1800 सालों में 2 रही हैं, चाइना और इंडिया। ये 200-250 सालों का बीच का वक्फा है, जो एक अपवाद है, जब पश्चिमी देश जो हैं वो, और उसमें भी बहुत थोड़ा थोड़ा है, जैसे पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फिर ये सारे खत्म हो गए, फिर अमेरिका है, थोड़ा थोड़ा समय है, और अमेरिका भी जो है तो उसके एक अच्छे खासे समय में सोवियत संघ भी है, उसका भी थोड़ा सा अपना हिसाब किताब है। तो कम से कम मुझे लगता है कि 80s तक तो सोवियत संघ बराबर पावरफुल रहा है, लेट 80s में फिर उसका दिखना शुरू हो गया। सोवियत संघ ने जो पाप किया ना, देखिए, सोवियत संघ के पतन पे ग्रंथ लिखे गए हैं। अभी तो आपने स्टालिन और लेनिन पर लिखा भी है, स्टालिन पे लिखा, हाँ, तो आपने देखा ही होगा कि सोवियत संघ के क्या पतन का कारण था, ये था, वो था, 50 किताबें हैं, सैकड़ों। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो उसी समय थे ना जिस समय पतन हो रहा था, तो वो तो दुनिया भर की बहसें देखी। लेकिन सोवियत संघ के पतन के लिए बहुत सिंपलिस्टिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 कारण थे,
जो आपने 80 वाली बात कही उससे याद आ गया, जो 79 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे हमला करने का पाप किया, और हमला क्या किया, कब्जा करने का। और वो भी क्या, ऑलरेडी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो थी वहां पे, हाँ बिल्कुल, दूसरा पक्ष को बनाने के लिए उसको पहले वाले को निपटाओ, और उसके लिए इन्होंने टैंक भेज दिया काबुल में। और उन्होंने भी वही गलतियां की, अब पूरे देश में एक जैसा कर दो। अरे यार 12वीं शताब्दी पर तुम 20वीं शताब्दी लाद रहे हो यार, बीच का 800 साल कहां गया, ये क्या कर रहे हो। बिल्कुल। तो एक सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला, ये इसने उसको खोखला कर दिया, और उसको धक्का दिया चेरनोबिल ने 1986 में जो परमाणु प्लांट जो खराब हुआ। ये 2 कारण हैं, बाकी तो उनसे घटिया घटिया देश खींचे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए 1800 साल का जो इतिहास है, अभी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रेडिक्शन को देखेंगे कि दुनिया के ग्रोथ में चीन और भारत का सबसे ज़्यादा योगदान होने वाला है, और फिर आप जोड़ लें साउथ ईस्ट एशिया है, और इस तरीके से, और छोटी छोटी इकोनॉमीज जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ये चीज़ें दिखा रही हैं कि पॉलिसी, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, आइडियोलॉजी हो, इसका सोर्स अब एक नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, हम लोग एक बाइनरी में देखते थे कि अमेरिकन, प्रो अमेरिका, एंटी अमेरिका, एंटी अमेरिका, प्रो सोवियत, एंटी सोवियत, तो ऐसे हम लोग देखते थे। आज के डेट में वो ऑप्शन नहीं है। आज के डेट में आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जो भाई बांग्लादेश ऐसे कैसे हो गया, कितना बढ़िया परफॉर्म कैसे कर लिया, वियतनाम कैसे परफॉर्म कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के और देश कैसे मिरेकल कर रहे हैं, हमसे कम जनसंख्या है, हमसे कई गुना उनकी जीडीपी है, कैसे हो गया भाई। तो हमारे पास कई मॉडल्स हैं आज के डेट में। चाइना, अभी हम लोग बात कर रहे थे, अब तो वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क टाइम्स नॉर्थ कोरिया के बारे में भी लिखने लगे कि बड़ा मजेदार आर्टिकल था, मजेदार। आप अरे उसमें तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने ये डेटा नहीं देखा था कि नॉर्थ कोरिया में जितने मोबाइल फोन असेंबल होते हैं उतना अमेरिका में भी नहीं होते, जबकि हम लोग के दिमाग में ये था कि प्योंगयांग के बाहर जो है वो सिर्फ गरीबी और कुछ, यही बताया गया है। और दूसरा है कि प्योंगयांग में जितने घर बने पिछले साल, उतने लॉस एंजलिस में नहीं बने, जबकि प्योंगयांग में घर बनवाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, सरकार से परमिशन तभी ले सकते हैं। हाँ, अब परमिशन तो तब मांगेंगे आप ना कि जब आपके पास बनवाने की हैसियत होगी। जब आपने पहले ही कह दिया कि कंगाल है, तो बनाया कहाँ से बनाओगे। सही बात है। तो हमारे पास मॉडल है। ये चीज़ दिखा रही है कि दुनिया अपने, जैसे वो होता है ना कि नदी के बारे में कहावत है, अब तो वो कहावत का कोई मतलब नहीं है, पहले के ज़माने में, कि नदी अपने पुराने रास्ते पर फिर से लौटती है साहब। हाँ। उत्तराखंड में लौटी थी, क्या तबाही लेकर आई थी। नहीं, अब तो आप वो कर दे रहे हैं ना, हाँ। सुखा ही दे रहे हैं उसको। हाँ, छोड़ दीजिए, और उसमें पुल, बांध, मकान, दुकान सब बना दे रहे हैं। तो अब तो मैं उस पर भी हंसता हूँ। पाब्लो नेरूदा की वो सुंदर सी कविता है ना कि तुम फूलों को खिलने से रोक सकते हो, लेकिन बसंत को आने से नहीं रोक सकते। लेकिन अब आज के डेट में क्लाइमेट चेंज की दुनिया में बैठे हुए हैं, क्या कहाँ बसंत है और कहाँ जाड़ा है और कहाँ गर्मी है। ठीक बात है। तो वर्ल्ड ऑर्डर सीधा सीधा चेंज हो रहा है। और ये अगर हम लोग ऐसी बातचीत की सुविधा के लिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए सोचें कि कब से शुरू हुआ है, तो ये 2019 से शुरू हुआ, पार्टिकुलरली हांगकांग प्रोटेस्ट के बाद से। और लेकिन अगेन वही कि प्रोसेस तो बहुत पहले से शुरू हो गया है। भाई आपके पास, जिसके पास लोग होंगे, जिसके पास संसाधन होंगे, जो मेहनत करने के लिए तैयार होगा, वो कम्युनिटीज आगे बढ़ेंगी, या वो कम्युनिटीज आगे बढ़ेंगी कि जो पिछले 30 साल से 40 साल से रेंट सीकर बनी हुई है, सस्ता रूसी तेल और सस्ता चीप लेबर एशिया का, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई हो, चीन हो, फिलीपींस हो, सब। हाँ, तो अब आपके पास क्या है, आईफोन सबसे ज़्यादा कहाँ बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सबसे ज़्यादा कहाँ बन रही हैं, चाइना में बन रही हैं। कपड़े कहाँ बन रहे हैं, तो वियतनाम और बांग्लादेश में बन रहे हैं। तो भाई अब आप, अच्छा दिक्कत क्या है कि अगर आपके पास काम करने के वाले लोग भी हैं अमेरिका में, चाहे यूरोप में, तो काम, वो पूंजी जो लगाने वाला है वो लगा नहीं रहा है, क्योंकि जब उसको
कंपैरेटिवली वहां से सस्ता और मिलेगा, बढ़िया बिल्कुल। जब वहां मिल जाएगा, यहाँ तो अपने यहाँ क्यों करेगा? क्यों करेगा? दूसरी चीज कि आप अगर कोई महंगी चीज बना ले रहे हैं, जैसे एनवीडिया मान लीजिए बना रहा है, हालांकि वो भी ताइवान में बन रहा है, वो भी अमेरिका में नहीं बन रहा है, तो उसको भी क्लाइंट खोजना है इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, चीन में, बिल्कुल। क्योंकि उसको स्विट्जरलैंड में खरीदने वाला ही कोई नहीं है। क्या करेगा वो? हाँ, तो ऑफिस चिप डालेगा लगा- दुबई में, अब तो दुबई में डालेगा, सिंगापुर में डालेगा, हांगकांग में डालेगा, बिल्कुल। अब तो ये बेंगलोर दिल्ली में भी डाल देगा, क्या बुरा है? आपके साउथ ईस्ट एशिया में भी अब लोग बाली वाली में हाँ, वो हाँ, बना। खूब। अब तो मैं देख रहा हूँ कि टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी वहीं पर अब दुकान लगा रहे हैं बाली वगैरह में। तो अब पता नहीं, अभी इंडिया में अभी स्थिति आप तो देख ही रहे हैं कि सॉफ्टवेयर वाले कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां हैं, वो इंडियन ऑपरेशंस को या तो बंद कर रही हैं, लिमिट कर रही हैं, लोगों को ईज हटा ऑफ रही हैं। डूइंग की जगह पे बहुत मुश्किल है, बिजनेस करना इंडिया में बहुत मुश्किल बना दिया गया है। और दूसरा कि सोशल क्लाइमेट अगर ऐसा ही रहेगा, मेरा अपना मानना है, तो चीज़ें दिक्कत पैदा करेंगी। सर ये आप मानने की बात नहीं है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल है, सोशल और क्या। कोहेजन। भाई आपने 10 करोड़ रुपए लगाकर शानदार एक होटल खोला, नीचे रेस्टोरेंट बढ़िया खोल दिया, क्रिसमस की पार्टी चल रही है, 2 लुहेड़े घुस गए और उसको परेशान कर दिया, हो गया। तो कौन बर्दाश्त करेगा ये बताइए? आप तो, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए ये भी अगर बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन अगर सोशल कोहेजन नहीं रहेगा तो वो सोसाइटी हाई ट्रस्ट सोसाइटी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। लोग, अब आप जाति देख के, धर्म देख के आप नौकरी देंगे तो हो गया काम। हाँ बिल्कुल। अपने लोगों को आप यूनिवर्सिटीज में रख रहे हैं, हाँ क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे? वो डांसिंग गर्ल को आपने सिंधु घाटी सभ्यता में उसको कपड़ा पहना दिया, बताइए कि काम। क्या क्या बेवकूफ़ी है। तो ये कई लेवल पे चल रहा है, कई लेवल पे चल रहा है। और देखिए, इसका असर सिर्फ ये नहीं है कि सोसाइटी जो टूट रही है, डिप्रेस्ड हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में लोग सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं करते हैं दुनिया में। फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारे का, हमारे depression है। यहाँ जेलों में जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लोग बंद हैं। और बहुत बहुत मतलब मिनिमम वाले अपराध में है। कोई 200 रुपए चुराया सजा है, काट लिया है। हाँ कोई रेलवे से एक ठो बल्ब चुराया है, कोई क्या कहते हैं आपका कंबल चुराया है, इस तरह के लोगों को आपने रखा हुआ है। तो जब देखिए वो होता है ना, लेकिन उस सबलो फिर रह जाएगा। हाँ आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं, आप कर लीजिए। आदिम हाशमी का एक शेर याद आ गया हाँ हाँ कि गिरो तो साथ गिरे, शाने सह सवारी आप भी। अक्सर कोट करते हैं। अक्सर मेरा अक्सर फेवरेट है। करते हैं, हाँ बिल्कुल। जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। हाँ बिल्कुल। जब हमें बर्बाद ही होना है तो ढंग से बर्बाद हो तो जाए। ढंग से बर्बाद हुआ जाए। ये क्या कि हम- ये बची हम मतलब दिल्ली में- ये खंभा गिर जाए यार ऐसे। हम दिल्ली में रहते थे, हमारे साथ थे हमारे दोस्त अमृतांशु शुक्ला, आजकल तो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो एक दिन कहे चलो निकलो चलते हैं कहीं, गए, एक ठो बैग खरीद लिए। अच्छा एक दिन पहले कह रहे थे पैसा वैसा खत्म हो गया, मेरे पास भी नहीं था। फिर कहीं गए तो हमसे कहे खिला पिला लिया गया। हमने कहा कि आज कर लिया जाए इनके मर्जी की, उन्हीं कमरे पर रहते थे। तो जब सब हो गया तो बोले तुम्हारे पास कितना रुपया बचा है? तो हम कहे 2-4 रुपया बचा होगा। बोले मेरे पास एक को नहीं बचा है। मैंने कहा तब? बोले अब कल सुबह उठ के इंतजाम किया जाएगा कोई काम ढूंढा जाएगा और पैसे का इंतजाम। बोले 100 का नोट पड़ा हुआ था, किसी काम भी नहीं आ रहा था। तो वो सच है कि खत्म हो या तो नए से शुरू किया जाए। इस भरोसे, ये भरोसा जो है आज के डेट में नहीं है ठीक बात है। कि हाँ मैं- नहीं है कि कल काम मिल जाएगा सुबह। या एक कहावत होती थी मुंबई के बारे में कि सुबह तुमको भले खाना नहीं मिलेगा लेकिन रात में रात खाना तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मिल ठीक। जाएगा। ये सिर्फ मिनिमम, बेयर मिनिमम की बात नहीं है। आप जो एक सोशल मोबिलिटी होती है, अपवार्ड मोबिलिटी होती है, जो आप नीचे से उठ के ऊपर यार जा सीधी सकते बात हैं। कीजिए ना कि जहाँ 14% लोग घर से निकलते हैं तो डरते हैं, बच्चों को ट्रेन में भेजते हैं तो कहते हैं फ़ोन अगर करूंगा तो उस पर वालेकुम सलाम मत कहना, अपना नाम मत बताना। उस सोसाइटी के बारे में क्या कहा जाए? शर्म आती है, मतलब अपने साथ के लोग हैं, शर्म आती तो है। ऐसे माहौल में आप बिजनेस क्या कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या कर लेंगे बिजनेस? और जो बिजनेस है हमारे देश में वो ऑलरेडी सेचुरेटेड है। अब बताइए, पकौड़ा भी तल लेंगे, मान लीजिए मैं पकौड़ा तलने के लिए रेडी हूं, लेकिन यार पकौड़े की दुकान तो इतनी सारी है, हर गली में है। अब उसका क्या करेंगे? ठीक बात है। तो ये जो वही गिग इकॉनमी पूरी चल रही है, सामान पहुंचाओ। देखिए वो ही है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कम पैसे मिलेंगे, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वर्किंग कंडीशन बुरी हो सकती है, लेकिन चूंकि आपको जीना है, आपको फैमिली चलानी तो है, जो काम मिलेगा वो करेंगे। और मनुष्य की अपनी जिजीविका है उसको, तो लोग काम, आज के डेट में आप ऐसे सोचें कि अक्सर कहा जाता है कि लोग अंडरपेड हैं, किसान को नहीं मिल रहा है,
बिजनेस घट रहा है, फिर भी लोग किए जा रहा है ना। अच्छा ना करे तो क्या करे। एग्जैक्टली इसीलिए हमारा जो नंबर है वो मेंटेन बना हुआ, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हैं भी तो इतने सारे लोग, 1.5 अरब आसपास है ना भाई। बिल्कुल। तो वो है, तो इसलिए हमारा वो IMF वाला जो मैं जिक्र कर रहा था उसमें। तो देखिए ये वर्ल्ड ऑर्डर सिंपल है कि एक रिवर्स ले रहा है, और आप सोचें कि 1.5 अरब आबादी चाइना की लगभग, हमारी 1.5 अरब, और उनकी कितनी है, पूरे यूरोप की कितनी है, कोई देश शहर के बराबर है। ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है वो तो गुड़गांव में रहती है। बिल्कुल। तो और आप पहले की तरह आपके पास कॉलोनियल पावर नहीं रहा जो लूट के आप ऐश करते रहे और दुनिया को, अरे क्या जगह है लंदन, क्या जगह है सूट। अरे मैं तो जाता हूँ तो मैं तो यही देखता हूँ, हर बात पे ये लगता है कि हमारे यहाँ से लूट के बनाया गया है। सर सब जगह अब डेटा आ गया है। ब्रिटेन में लोग गूगल करके गार्डियन में देख सकते हैं, ब्रिटेन में जीवन स्तर जो है वो पिछले 60 साल में सबसे निचले स्तर गया है। बिल्कुल। तो कॉलोनियल पैसा खत्म हो गया। बिल्कुल। आपका पॉलिटिकल लीडरशिप उस तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाया। नहीं। आपके कॉरपोरेशंस जो है दूसरे लोगों पर निर्भर रहे। ब्रिटेन तो बाय मतलब डिफैक्टो अमेरिका का वेसल बना हुआ है। बिल्कुल। तो दूसरे लोग कर रहे हैं। डेनमार्क भी था ही, वो तो ये ग्रीनलैंड वाला मामला आ गया, थोड़ा उछल कूद मचा लिए, वरना बिल्कुल। और देखिए इन्होंने क्या किया ना, एक तो एशिया को, रूस को टूटने के बाद इनको देखा कि अरे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर ये है, वहाँ मार्केट भी है, ये लोग मार्केट भी है भाई, तो हम बेच भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं इनसे। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और नोट की और किया, उन्होंने हमें जो उनकी एडवांस टेक्निक है उससे हमको वंचित रखा। आपने भी एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, कोई जहाज या हेलीकॉप्टर का वो था कि बेचेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो लगातार कर रहे हैं। हाँ, और अभी आपने देखा एंथ्रोपिक का वो जो क्लाउड 5 था उसको 72 घंटे के भीतर बंद कर दिया गया। बिल्कुल भाई, रशिया हमको टेक्नोलॉजी देता था, साथ में जहाज देता था कि ले जाओ बनाओ, और अपने इंजीनियर भी भेजता था, इससे कुछ दिन करवा के इसके साथ देख लो, अपने लोगों को ट्रेन कर लो। तो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, मतलब ग्लोबल साउथ की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, कुछ और सब, इन लोगों को जब दिक्कतें हुई और आपके पास रिसोर्स, आपके पास था नहीं, चीज़ें सब थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश कितना गरीब देश था, हम लोग कितने गरीब हैं आज भी। तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे तन पे कपड़ा नहीं है, तो कुछ करना चाहिए जी। तो आपके पास वो हुनर, स्किल आ गया। अब उसने कहा कि अरे हम 5 रुपया यहाँ देना पड़ रहा है, वो तो 1.5 रुपये बना रहा है यार, इसी को दे दो बनाने के लिए। तो एक चीज़ ये भी हुई। दूसरी चीज़ हुई कि जो चीज़ हमें नहीं मिली हम फोर्स्ड हुए। आवश्यकता आविष्कार की जननी, वो कहते हैं ना। जैसे चाइना, उसने गूगल को बोला कि भाई आपको तो ये मानना पड़ेगा। गूगल ने कहा नहीं मानेंगे, तो बोला ठीक है, थैंक यू, खुद बना लेंगे। और इसी तरीके से और भी व्हाट्सएप या जो भी। तो लोगों ने अगर इच्छा जाहिर की भाई बच्चों को अगर टिकटॉक चाहिए, मतलब सोशल मीडिया चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बनाओ अपना, बिल्कुल बनाओ। और जो ये फोर्स्ड इनोवेशन है, उसने आज देखिए चाइना की तस्वीर बदल दी। बिल्कुल। अब रही बात कि कितने टेक्नोलॉजी चुरा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, किसने नहीं चुराई है। एग्जैक्टली। यहाँ तो मतलब चुराई हो तो पायरेट्स थे सर, पायरेट्स थे। बिल्कुल, ये तो चोरी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये तो मामूली काम कर रहा है। बिल्कुल, यूरोप तो बनाई चोरी पे है, वो तो पायरेट्स हैं। और आज भी अभी मार्को रूबियो जो पीछे उन्होंने स्पीच दिया यूरोप में, हाँ, उसमें कहा कि जब से ये यूएन बन गया हमने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि 500 साल के हम अपने इतिहास को लेकर हमें शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए। भाई तुम यार आदमी की गर्दन काटते थे, अभी चाहते हैं दोबारा, इच्छा है। कहाँ नहीं हुआ सर। बिल्कुल, जितने नरसंहार इन लोगों ने किए हैं अफ्रीका से लेके एशिया तक में, कल्पना नहीं की जा सकती, आज सोचा नहीं जा सकता। सर इनके इतिहास के सामने नेतन्याहू और हिटलर बुतरू लगते हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं की औलाद है। कांगो में बेल्जियम का कांड देखिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ 1857 के बाद क्या हुआ हम तो भूल जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा भुलक्कड़ कौम है। तो एनीवेज 1857 के बाद बंगाल का अकाल सब तो इन्हीं का दिया हुआ। तो इसीलिए अच्छा देखिए, आपने तो उस पर किताब भी लिखी है, लेफ्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे। पश्चिम के साथ 2 प्रॉब्लम है। एक, उन्होंने जो तरीका अपनाया
मर्केंटिलिज्म, बिजनेस, मुनाफाखोरी, ये सब वो सब। मैं कैपिटलिज्म को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो उसके नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं, उसको कंटिन्यूअस रिसोर्सेज चाहिए और उसको कंटिन्यूअस मार्केट एक्सेस चाहिए ताकि वो मुनाफा बना सके। बिल्कुल। तो सस्ता इनपुट चाहिए और महंगा बेचने के लिए बाजार चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए ये जाके ये कभी इराक में जाते हैं, कभी ये सीरिया में जाते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इराक से हमको तेल ले लेना चाहिए था, जबकि सच्चाई जानते हैं क्या है? हाँ, कि पैसा वहां जमा होता है सारा अमेरिका में। आज भी इराक का तेल अमेरिका में जमा होता है। बिल्कुल। जबकि उनकी पार्लियामेंट ने बोला हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो सीरिया में बोली दिए कि गेहूं और वो चुराते थे हम लोग तेल, जब बशर अल असद थे। अभी देखिए ईरान का, अभी ईरान पे भी लिखा था तो दिन पहले कि हम तेल चुरा रहे हैं, कि तेल पर कब्जा करेंगे। अभी नहीं, तेल चुरा रहे हैं लिखा था। हाँ, उसने तो बाकायदा लिखा चुरा रहे हैं। वो उसका सपना था, लेकिन हम क्या करें। हाँ, और खर्ग आइलैंड का नाम भी लिया था कि कब्जा करेंगे। बिल्कुल। तो एक तो ये है। दूसरा ये है पश्चिम के साथ प्रॉब्लम कि उसको कंटिन्यूअसली एक दुश्मन चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफाइन कर सके। तो तुम बर्बर हो तो मैं तुमको सभ्यता सिखाऊंगा, तुमको मैं आदमी बनाऊंगा, और फिर कभी ओसामा बिन लादेन आ गया तो मैं तुमको आतंक से मुक्ति दिलाऊंगा। बाद में पता चल रहा है, अब देखिए, तुम्हारा ही पाला हुआ अब था। पढ़ने लिखने का और ये सब सोशल मीडिया, ये सब संसाधन होने का ही फायदा है कि अब हमें पता है कि बिन लादेन भी इन्हीं का था। बिल्कुल। इस्लामिक स्टेट इन्हीं का था। बिल्कुल। और जिन चीज़ों को हम लोग कॉन्स्पिरेसी मानते थे, वो चीज़ें एप्स्टीन फाइल में रोज निकल रही हैं, कभी कुछ में। तो इनको हमेशा दुश्मन चाहिए। जब दुश्मन नहीं होता तो ये दुश्मन इन्वेंट करते हैं। ये इनकी क्राइसिस है, लेकिन सुधारने के लिए वो तैयार नहीं है। भाई इंडियंस तो सुधरे, इन्होंने अपना राजशाही वगैरह का जो भी था सारा कुछ अपना करके ये लोग बैठे। वो तो अपनी राजशाही भी मेंटेन किए हुए हैं। बहुत मतलब, अब मैं यूरोप गया, जब मैंने देखा, मैंने अभी भी महल हैं उनके लिए, अलग से जहाज है, बताया गया कि ये वाला जहाज है जिससे राजा रानी आते हैं, और जनता के फंड से उनका और जनता के फंड से सारा तमाशा, और एक से एक भ्रष्ट है। उनके जो स्कैंडल्स आते हैं, कहानियां आती हैं, सर घूम जाता है। एप्स्टीन फाइल में भी नाम आया। अभी एक लड़का अभी रेप चार्ज में भी केस हुआ है या दोषी पाया गया है। तो ये है। तो मेरा मानना यह है कि एक दुनिया बदल रही है, और चूंकि पावर शिफ्ट हो रहा है, बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, और आज के डेट में जब चीन जैसे देश 130 देशों के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर हैं, तो आप इन्फ्लुएंस का दायरा समझ सकते हैं। बिल्कुल। और हर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें, और इनका मिलिट्री माइट भी तो है। आप रसिया को, चाइना को, ईरान को, इनको आप मिलिटरली बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। रही बात तबाही, साबित हो गया। तबाही से जंग थोड़ा जीती जाती है, तबाही से विजुअल्स क्रिएट किए जाते हैं अपने लोगों को दिखाने और सर अमेरिका ने कौन सा युद्ध जीता है इतिहास में? बिल्कुल। तबाही बर्बादी के अलावा वियतनाम नहीं जीत पाए, इराक नहीं जीत पाए, जीत क्या पाए? हालांकि मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि युद्ध में कोई जीतता हारता है अब नहीं संभव है। पहले संभव था कि एक राजा दूसरे के ऊपर कब्जा करके नया राज्य बना। सर वो लोग ज्यादा सभ्य थे। हाँ, जो पुराने समय में मतलब पीछे वो मिलिट्री लड़ती थी। बिल्कुल। आम लोगों पे हमला नहीं होता था। आम लोगों पे मान लीजिए कभी कभार हो गया, कोलैटरल डैमेज हो गया, लेकिन उस तरह से नहीं होता कि उसके कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शाम हुई तो लड़ाई बंद हो जाती थी, सुबह हुई तो शुरू होती थी। आखिरी सवाल पूछना ही पड़ेगा, चूंकि बैठे दिल्ली में हैं हम लोग, ये सारा कुछ जो बदल रहा है उसमें भारत को आप कहाँ देख रहे हैं? सर हमारे पास हर तरीके से इस बदलाव में जगह थी, हो भी सकती है भी। और जब प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया तो आप तो जानते ही हैं कि नेहरू के दौर का जो वर्ड्स हैं, लिंगोज कहते हैं ना उसको बदल के अपना कुछ डालना। तो चलिए, उस समय कहा जाता था कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, अभी आ गया कि ग्लोबल साउथ की वॉइस बनेगा भारत। वही चीज़ें थी, मैंने बहुत पहले लिखा भी था कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे तुम इनकी विदेश नीति को सपोर्ट करो। मैंने कहा कि नहीं, ये जो बात है, क्योंकि ये हमारा कोर रहा है कि जो मेरे जैसे देश हैं जिनका कॉलोनियल इतिहास रहा है, औपनिवेशिक उन पर हुकूमतें रही हैं, साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं, गरीब हैं, उनके साथ हमको एक सॉलिडारिटी में होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और साथ में ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें सबका भला है। कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं हो सकती हैं, वो आपके पास हो सकती हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल इन्होंने हर बात, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई 12 साल पहले, इन्होंने शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें
ऐसी की जो ऐसी सांकेतिक रूप से चाहे जैसे भी, जिससे कि उम्मीद जगी। जैसे कि सार्क वालों को सबको बुला के उन्होंने पहला सपना, सार्क ही खत्म। 2012 में बिम्स्टेक शुरू हुआ था, आज कोई नाम नहीं ले रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि लुकिस्ट एक्टिस्ट, लुकिस्ट को अब हम लोग एक्टिस्ट करेंगे, पता नहीं चल रहा है। इनके मंत्री ने कह दिया कि आसियान देश तो चीन के बी टीम है, वहां जाके वहां जो हमारा ऑफिसर है उसको जाके सफाई देनी पड़ेगी। नहीं, उनके कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है, वो थोड़ा। आपने सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत मेंबर था और अध्यक्ष बना था, तो आपको याद होगा एक सेशन को प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था सिक्योरिटी काउंसिल में। उसमें उन्होंने एक सामुद्रिक यात्राओं आवाजाही को सुरक्षित रखने के लिए कि कोई इंटरवेंशन ना हो, कोई बुलिंग ना हो, पायरेसी ना हो, इसके लिए कुछ वो दिया था और बढ़िया था वो। और उन्होंने एक अलग से उसका नाम भी बनाया है, वो करते रहते हैं ना, DOP कुछ ऐसा बनाते रहते हैं, अमृत विश्व बनाते हाँ, कुछ। अभी जैसे उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म, रोज का चलता रहता है, तो उसी टाइप का उसका भी नाम है। एक राइमिंग मुझे लगता है कि ऑफिसर रख दिया गया जिसका काम राइम बनाना है, उसी तरीके का नाम उसको उन्होंने। और भाई साहब, हमारे ही जहाज पर क्वाड आप बना के समुद्र में चाइना को घेर रहे थे, जिसके साथ प्लान बना रहे थे अमेरिका के साथ, उसी ने हमारे लोगों को मार दिया। ओ हमारे पड़ोस में, हमारे पानी में। अरे ओमान कितना दूर है? बिल्कुल। वो तो इस इलाके में हम तो सबसे बड़े देश हैं। बिल्कुल। और एक शब्द नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब इसमें कितना बहुत बुरा तो वो भी था। मैं बस, चूंकि आपने ओमान वाली बात की, जब ईरान के जहाज पर हमला हुआ था और मारा गया था और आप बिल्कुल खामोश रहे, बहुत खतरनाक था वो। वही मैं कह रहा हूं, वो हमारे गेस्ट थे, हमने बुलाया था। नहीं, अगर हमने बुलाया होता तो आज जिंदा होते। बिल्कुल। और अमेरिका ने दोनों हमले उनके साथ बातचीत करने के बाद, जानकारी लेने के बाद, और ये जो होर्मुज के, ये ओमान के पास जो जहाज है, एक जहाज तो खाली है, वो तो उसमें कुछ था ही नहीं। तो बहरहाल गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, मेरा अपना रीडिंग ये है कि अब देखिए, अब वो कॉरपोरेशंस के लिए क्या कर रही है, विदेशी कंपनियां केस कर रही हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। कुछ कंपनियों ने ये केस किया है कि हमारे ऊपर गलत ED के और वो टैक्सेस वगैरह के मुकदमे लगाए गए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर वो किया जाता है कि अपना स्टेक दे दो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट जीरो है ना, FDI जीरो है, वापस जा रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने, मुझे जो लगता है, या तो हमारे नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हुए जो समझदार हैं वो बहुत ज़्यादा ही समझदार हो गए हैं, जो हमारे समझ में नहीं आ रहा, या हमने छोड़ दिया है मोर्चा। और एक होता ना कि एक अप्रोच लेना कि हम डिफेंसिव, न्यूट्रल तो मैं नहीं कहूँगा, कि हमने एक पक्ष चुन लिया है और उस पक्ष के साथ जाने का की सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे पहले वो आपका इंडिपेंडेंट वॉइस छीनता है। अमेरिका और इजराइल, जिसके बारे में हमने पूरा आज इतनी बातें की, इनका सिंपल है कि मेरे अकॉर्डिंगली चलिए, ओबीडियंस ही चाहिए। और यूरोप ओबीडियंट है, तो हम कहाँ रहते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमने अपने विदेश नीति के मामले में, जैसे बहुत सारी चीज़ों के मामले में इनिशिएटिव लेना या उस पर सोचना, ठीक है, मान लीजिए गलतियां आपने कर दी या आपने कुछ करने की कोशिश की, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप उसमें बदलिए, इसमें क्या दिक्कत है? यही होता है, सभी करते हैं, हमेशा होता रहा। लेकिन लास्ट बात मैं आपको बताऊं, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन हुआ यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें जर्मनी हारा, पहली बार जर्मनी के साथ हुआ। और जर्मनी ने भले इसके लिए रूस पर आरोप लगाया, लेकिन यार वो पुर्तगाल और वो जीते, वो भी तो यूक्रेन के सपोर्ट में है, बिल्कुल, ऑस्ट्रिया, बिल्कुल। लेकिन ये गाजा का मसला था, बिल्कुल। पुर्तगाल फिलिस्तीन को मान्यता देता है, ऑस्ट्रिया न्यूट्रल है, कंडेम करता है, उसने ईरान पर हमले के लिए जगह नहीं दी। ग्लोबल साउथ के देशों ने देखा, वोट दिया। दूसरा रिजल्ट महासभा के अध्यक्ष का,
बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जीते, उन्होंने साइप्रस वाले को हराया। साइप्रस ने इजराइल को सब कुछ दे दिया, इजराइल को सब कुछ दे दिया है कि यहाँ से अपना जहाज वहाज उड़ाओ करो। इतना ही नहीं, साइप्रस के एक पत्रकार का मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, वो प्रो इजराइल नहीं था, वो ये कह रहा था कि बहुत जल्दी जो है हम ग्रेटर इजराइल बन जाएंगे। जो हो रहा है तो वहाँ जमीनें, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स वगैरह खूब खरीदा रहा है। हार गए, हालांकि बहुत टाइट वो था, 9 वोट से जीते ये। और यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया वाली सीट थी, एशिया पैसिफिक वाली, उसमें किर्गिस्तान जीता और किर्गिस्तान ने हराया फिलीपींस को। और फिलीपींस की अभी जो सरकार है वो भयंकर प्रो अमेरिकन सरकार है। वोट महासभा में तो वोट ग्लोबल साउथ का है, नंबर तो हमारा है। बिल्कुल। मुझे जो सबसे जो डर है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पे जो हमारे डैमेज है, ये ग्लोबल साउथ ने हमको अकेला करेगा, वो लॉन्ग टर्म डैमेज होगा एकदम। आप देखिए, ये तेल गैस बढ़ा है, इसको आप मैनेज कर लेंगे, नहीं तो हो जाएगा, ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन ये जो साख आपकी जब वो होती है, गिरती है, आप पे भरोसा, दुनिया में कोई भी ऐसी राजधानी नहीं है, कोई भी, जहां पर ये माना जाता हो कि नई दिल्ली हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान है, आप सोचिए। और आप बताइए, उसके बावजूद भी लोग ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं करते कि सब शी जिनपिंग के पास क्यों जा रहे हैं। रूस में हमला करने के बावजूद पुतिन जो है वो दुनिया में कैसे वो पॉपुलर है, और उस पर सैंक्शन जानते हैं, एशिया में सिर्फ 3 देशों ने लगाया है। सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर को लगाना है, उसको सब जगह बैलेंस करना पड़ता, फाइनेंशियल राजधानी है एक तरीके से दुनिया की। और जापान और कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। अफ्रीका में शायद एक कंट्री ने लगाया है, स्वाजीलैंड ने या किसी ने, एस्वानी या उसका नाम बदल दिया, स्वाजीलैंड साउथ अफ्रीका के ऊपर है। और लैटिन अमेरिका में कुछ देशों ने किया है। मैंने मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज रशिया के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल। तो ये जो ग्लोबल साउथ देख रहे हैं, सर आपके यहाँ बेरोजगारी है, आपके यहाँ शिक्षा है, उनके यहाँ भी तो है, तो वो उनको भी सुरक्षा का खतरा है। बिल्कुल। तो वो ऐसे पार्टनर की तरफ भरोसे से देखेंगे ना जो उनको कुछ प्रोवाइड करा सकता है या कराता है। जब हम उसके साथ खड़ा ही नहीं, भाई तुम्हारा नेता मरा, मैं कंडेम नहीं कर सकता हूं, अगले दिन मैं किस मुंह से तुमसे कुछ भी कहने या बोलने जाऊंगा। मुझे बहुत खराब लगा। और वो ईरान है जिसने संयुक्त राष्ट्र सभा में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की जगह हमारा पक्ष लिया था, उसकी वजह से गिरा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए मिस्री गए थे, उन्होंने दूतावास में सब कुछ किया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोलना चाहिए। तो ईरान यात्रा में गए थे तो मिले थे खामनेई से, हाँ, कुरान भेंट की थी खामनेई साहब को। तो मैं समझता हूँ कि ये डैमेज जो है ना, क्योंकि अभी प्रोग्रेस जो है ना सर, नेहरूवियन एरा या इंदिरा गांधी के टाइम जैसा नहीं है प्रोग्रेस कि आराम से चल रहा है, धीरे धीरे बहुत तेज चीजें बदल गई हैं। 6 महीने में चीज बदल गई ना एकदम। और ईरान का ही देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिम एशिया का पूरा लैंडस्केप, सिक्योरिटी लैंडस्केप आज के डेट में 2 साल में मैं तो कहता हूँ कि उस पर, चलिए अब तो समय नहीं है, सिनवार ने जो वो 7 अक्टूबर का एक्शन लिया, उसने जो आग लगाई और जो सिलसिला चला, आज का पश्चिम एशिया जो है कल का पश्चिम एशिया नहीं है। अभी एक बार हम लोग पश्चिम एशिया पे, आज देखिए बात करनी थी पश्चिम एशिया पे, लेकिन वो अब वही है, हम आप बैठेंगे तो घूमती रहेगी, गोल गोल कैसेट घूमता रहेगा। लेकिन पश्चिम एशिया पे एक बार फिर से बात करेंगे और कायदे से बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है उसको समझना। तो अब अंत करने के लिए कुछ खास है नहीं। विश्व गुरु के जो नारे हैं ना, देखिए विश्व गुरु कोई होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा, विश्व को गुरु की ज़रूरत नहीं है, मित्र की ज़रूरत है। और तीसरी बात, जितनी ज़रूरत विश्व को मित्र की है, उतनी ही ज़रूरत आपको भी मित्र की है। और अगर आप दोस्ती निभाएंगे नहीं तो दोस्ती बदले में मिलेंगी नहीं। गले वले लगना तो यार, मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर किसी को बना दो तो 4 लोग उसके गले तो लगना चाहेंगे ही, बहुत कुछ है उसके पीछे। आपके ऊपर है किससे खुश होते हैं, किससे दुखी होते हैं। हमने अभी तो मन है कि 1 आध घंटे और बतियाया जाए, लेकिन हर चीज़ की सीमा होती है। प्रकाश भाई को जल्दी ही हम दोबारा बुलाएंगे, और ख़ास तौर पे वेस्ट एशिया, थोड़ा और चीज़ें हो जाएं, थोड़ा और ठहर जाए तो वेस्ट एशिया पे ख़ास तौर पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कुछ अलग होगा और उसको समझने के लिए बार बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई, मज़ा आ गया बात करके।